हाँ जी बेटा, कैसे हो आप सब? बढ़िया। हाँ सर, हम बहुत बढ़िया हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई होप बेटा आप लोग मजे कर रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो बहुत लंबा सफर था, बहुत सारी मेहनत करी थी, पूरा एक साल बेटा इस बार अपन ने तैयारी करी थी और फाइनली अपने एग्जाम्स खत्म हो गए। आई होप बेटा जितनी भी मूवीज या जितने भी आपकी वेब सीरीजेस छूट गई होंगी उस टाइम पर, वो अब आप लोग आराम से तसल्ली से देख रहे हो और अच्छी खासी लंबी नींद ले रहे हो। आपको अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि बहुत रातें बेटा आप जागे हो और बहुत मेहनत आपने करी है। आज हम लोग मिले हैं यहां पर बेटा पेपर डिस्कस करने के लिए, नवंबर 2020 सीए फाइनल वालों का। ठीक है बेटा, क्योंकि सीए इंटर वालों के लिए मैं ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस भी और न्यू सिलेबस भी डिस्कस कर चुका हूं। हालांकि बच्चों ने मुझे जो बताया है वो ये बताया है सर कि फाइनल के अंदर ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में अगर कुछ चेंज था तो वो सिर्फ था पेपर का कलर, और कुछ भी चेंज नहीं था। तो फाइनल वाले बच्चों के लिए ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस दोनों का क्वेश्चन पेपर एक ही था, सिर्फ कलर का डिफरेंस था। ठीक है, हाँ सर। अब बेटा बिना टाइम वेस्ट करे अपन फटाफट से क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा बेटा। मैंने इस पेपर को पूरा देखा और मुझे जो चीज समझ आई वो ये समझ आई कि क्वेश्चंस आपने देखा होगा बेटा इस बार पूरे के पूरे नए ड्राफ्ट होकर आए। स्पेसिफिकली अगर मैं जीएसटी की बात करूं, कोई भी रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं था। और बेटा ये बात आप मानो या ना मानो, मैंने पहले ही अपने ग्रुप्स में डाल दी थी, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दी थी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दी थी। कुछ बच्चों ने स्पेसिफिकली मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला था कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो मैंने कहा था बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, यहां पर मैं आपको MIT, जिसे प्यार से बेटा हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या बोलते हैं बोलो? MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर एडजस्टमेंट्स इशू करूंगा। और बेटा वो मैंने इस चैनल के कम्युनिटी टैब के अंदर भी डाल दिए थे। ठीक है, वो पूरी इमेज जो थी, वो पूरा जो फॉर्मेट था जो मैंने तैयार किया था, जिसके अंदर मैंने अपने सारे एडजस्टमेंट्स और टॉपिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने डाल दिए थे। और आप देखोगे बेटा आपका रूल 86A वहां से आ गया, 36(4) बेटा वहां पर से टेस्ट हो गया, आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वहां से टेस्ट हो गया, आपका GTA वहां से टेस्ट हो गया। काफी टॉपिक्स ऐसे थे बेटा, 30 to 40% टॉपिक्स ऐसे थे जो वहां से आपके इस पेपर के अंदर टेस्ट हो गए। और ये बात मैंने उस वक्त भी बच्चों को बोली थी, ग्रुप में भी डाला था बेटा कि क्वेश्चन नए ड्राफ्ट होकर ही आएंगे, क्योंकि बेटा अब वो लेवल आ चुका है जीएसटी का। 3 साल हो चुके हैं जीएसटी को आए हुए बेटा, 2017 के बाद इट इज 2020। तो इंस्टीट्यूट के पास कहीं ना कहीं बेटा अब रेडीमेड मटेरियल तैयार हो गया है, काफी अच्छे क्लैरिफिकेशंस आ चुके हैं, सर्कुलर्स आ चुके हैं। तो इंस्टीट्यूट अब पूरे फॉर्म में है। अब वो पुरानी वाली बात नहीं रहेगी बेटा, मई 18, नवंबर 18, मई 19 के पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे वहां पर। स्पेसिफिकली अगर मैं पहले साल की बात करूं, मई 18 और नवंबर 18 की बात करूं, तो वहां पर तो बेटा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई से, टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आ रहे थे फाइनल लेवल पर, सीए फाइनल लेवल पर। लेकिन अब क्योंकि बेटा टाइम हो चुका है, काफी खुल चुका है जीएसटी, बहुत कुछ इंस्टीट्यूट को भी समझ में आ चुका है, फैकल्टीज एग्जामिनर्स जो पेपर ड्राफ्ट करते हैं उनको भी समझ में आ चुका है। तो अब डेफिनेटली पेपर का लेवल बेटा कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में बढ़ता चला जाएगा। तो अब रिपीटेटिव क्वेश्चन या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आपको दी जाएंगी, चाहे वो बेटा एमसीक्यू में हो, चाहे वो आपके मेन पेपर में हो। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा कि तैयारी हमें लिंक फॉर्म में करनी है, हमें प्रोविजंस को लिंक करके ही पढ़ना है। अगर किसी भी एक मुद्दे की बात हो तो बेटा उसको लेकर आरसीएम, उसको लेकर एग्जामिशन, उसको लेकर प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको लेकर टाइम ऑफ सप्लाई, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेटेड पढ़ना, मतलब सारे प्रोविजंस को इंटीग्रेट करके एक केस स्टडी बनाकर पढ़ना। और दूसरी चीज बेटा मैं हमेशा ही बोलता हूं, ये तो बचपन बीत गया साहब बोलते बोलते, कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू सक्सेस। हमेशा बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं बोलो? कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू सक्सेस। बेटा दो चीजें लगेगी, कॉन्सेप्ट और फिर प्रैक्टिस, तभी आप सक्सेस ले पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो कॉन्सेप्ट जहां पर हम रेगुलर क्लास के अंदर बेटा पूरा इन डिटेल शानदार तरीके से प्रोविजन की धज्जियां उड़ाते हैं साहब, एक एक प्रोविजन का पूरा निचोड़, पूरा जूस निकालते हैं, वो होता है कॉन्सेप्ट। वो टाइम होता है बेटा रुक कर, बात कर कर, डिस्कस कर कर प्रोविजन को समझने का, पूरा टाइम लेते हैं। 70-80 लेक्चर लगते हैं जहां पर डिटेल में बातचीत होती है। ठीक है, वहां कुछ ऐसा नहीं होता कि साहब भागना है या शॉर्ट में करना है, समरी करनी है, नहीं। वहां पर इंटीग्रेटेड तरीके से डिस्कशन होता है, सारे लिंक कर 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 प्रोविजन समझते हैं। उसके बाद बेटा उन्हीं प्रोविजंस को याद कराने के लिए अब आपको दी जाती है मेमोरी टेक्निक्स, ताकि एग्जाम में बेटा रिटेन हो सके। तो मेमोरी टेक्निक बनाकर बेटा वही चीज जो हमने आपको इन डिटेल डिस्कशन कर कर समझाई थी, आपको मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू याद भी कराने की कोशिश की जाती है, रिवीजन के थ्रू याद कराने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद बेटा नंबर 2 पर आती है प्रैक्टिस।
और प्रैक्टिस को लेकर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं बेटा कि सारे पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स जो भी आपके होते हैं बेटा वो आपको अपने हाथ से सॉल्व करने होते हैं। दैट इज योर प्रैक्टिस पार्ट। हाथ से सॉल्व करना ही पड़ेगा बेटा, ओरली देखने से काम नहीं चलेगा। तो आपको घड़ी लगाकर बैठनी पड़ेगी और 3 घंटे के अंदर एग्जामिनेशन कंडीशंस के अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा आपके घर पर। अपने कमरे का गेट बंद करो, कमरा पैक करो, बाहर सबको बोलो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं, कोई मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और उसके बाद बेटा घड़ी लगाकर आपको पूरा प्रॉपर 3 घंटे के अंदर उसी सिचुएशन के अंदर बिना चीटिंग करे ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक पेपर सॉल्व करने से नहीं होगा दोस्त, कम से कम 5 to 6 पेपर्स, मैं फिर बोल रहा हूं 5 से 6 पास्ट पेपर्स आपको बेटा सॉल्व करके चलने पड़ेंगे। ये नहीं सोच करके उसमें से क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कि क्या हमारी प्रैक्टिस हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, लिखने की प्रैक्टिस है कि नहीं है हमारी। क्योंकि 3 घंटे के अंदर बेटा इतना पेपर जो आया है, इतना बड़ा पेपर जो आया है, इसको सॉल्व करना इज नॉट एन इजी जोक। ये आसान काम नहीं है, इतना प्रैक्टिस इसके लिए लगेगी बेटा। आई होप बेटा आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, अब फटाफट से बातें पूरी करते हैं और बेटा अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं डिस्कस करने की सजेस्टेड आंसर्स क्या होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वो बोल रहा है मिस्टर ऋषि अ रजिस्टर्ड सप्लायर। ओके, तो मिस्टर ऋषि कौन है बेटा? मिस्टर ऋषि यहाँ पर एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और बेटा ये कहां पर रजिस्टर्ड है? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी ये महाराष्ट्र के स्टेट में रजिस्टर्ड है। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। तो मेरा टैक्स पीरियड कौन सा हो जाएगा? मेरा टैक्स पीरियड हो जाएगा जनवरी 2020। मतलब मेरे को जो कैलकुलेशन करके चलनी है वो जनवरी के लिए करके चलनी है। सबसे पहले बेटा मेरे को दे रखी है आउटवर्ड सप्लाईज, और आउटवर्ड सप्लाईज पे क्या निकलती है? आउटपुट लायबिलिटी। पहला पॉइंट आराम से देखेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करके चलेंगे। सप्लाइड कंप्यूटर्स, क्या बोल रहा है? सप्लाइड कंप्यूटर्स विच वर परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। बेटा मैंने आगे सप्लाई करें, क्या सप्लाई करें? कंप्यूटर सप्लाई करें, और वो मैंने खरीदे किससे थे बेटा? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदे थे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विदाउट एनी कंसिडरेशन, बेटा बड़ी बात ये आ रही है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब इसके बदले मैंने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। ये जो कंप्यूटर मैंने सप्लाई करे ना, ये कंप्यूटर सप्लाई करने के लिए कोई पैसे मैंने नहीं लिए। टू हिज ब्रदर इन लॉ इन रांची, और मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? 62,000 रुपीज। बेटा मैं हमेशा कहता हूं आपको, कभी भी कोई सिचुएशन, कोई ट्रांजेक्शन, जब भी मैंने जीएसटी पढ़ाई है आज तक, मैंने एक ही बात बोली है कि जीएसटी के अंदर बेटा सबसे पहले ट्रांजेक्शन को पकड़ो कि ट्रांजेक्शन क्या है, और सबसे पहले चेक करो उसके अंदर बेटा कि गुड्स है कि सर्विस है। मैंने अपनी बुक भी इसी तरीके से ड्राफ्ट कर रखी है। प्लस दूसरे नंबर पे चेक करो बेटा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये दो चीजें सबसे पहले टेस्ट करनी बहुत जरूरी है बेटा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। कोई भी ट्रांजेक्शन मिले, बाय हो, सेल हो, कुछ भी हो, सबसे पहले टेस्ट करो गुड्स है का केस है कि सर्विस का केस है। बेटा अपने केस में आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है गुड्स का केस है, कंप्यूटर की बात कर रहा है। ठीक है, डन, इट इज अ केस ऑफ गुड्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये गुड्स की बात कर रहा है। और सेकंड नंबर पर मैं क्या देखूंगा गुड्स के बाद में? क्या बेटा सप्लाई बन रहा है क्या? ठीक है, सप्लाई बनने के लिए क्या चेक करेंगे बेटा? सेक्शन 7 चेक करेंगे। और सेक्शन 7 में दो ही चीजें हैं, 7(1)(a) और 7(1)(c). अगर मैं मेजर बात करूं, मैं इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा, तो बेटा दो ही चीजें हैं, 7(1)(a) और 7(1)(c). और बेटा यहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है विदाउट एनी कंसीडरेशन, मतलब पैसा नहीं आया। तो बात किसकी कर रहा है? 7(1)(c). और 7(1)(c) बेटा मैंने आपको बहुत प्यार से और बहुत ही शानदार तरीके से याद करा रखा है। बताओ मेरे को, 7(1)(c) के लिए मैंने आपको क्या टेक्निक दे रखी है? पराई। बोलो क्या टेक्निक दे रखी है? पराई, PRAI। क्लॉज वाइज याद हो जाएगा बेटा। शेड्यूल 1 की बात कर रहा हूं, तो शेड्यूल 1 का पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, पैरा 2 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर बेटा आता है ए मैंने आपको बता रखा है पैरा 3 दैट इज एजेंसी सर्विस, और फिर आता है बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, ये आता है बेटा आपका पैरा नंबर 4। ये 4 पैरा है बेटा किसके? शेड्यूल 1 के, जो हम किसके साथ में पढ़ते हैं बेटा? 7(1)(c) के साथ में पढ़ते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात कर रहा हूं मैं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, है ना? हाँ सर। अब इसके अंदर बेटा एक ही केस है, और जो आपको लगेगा कि यहां पर फॉलो कर सकता है अपने कंप्यूटर वाले केस में, और वो है बेटा ये वाला आर, जिसे हम बोलते हैं रिलेटेड पर्सन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, ये आर। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब बेटा इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन समझा कहां रखा है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन? ठीक है सर। एक्सप्लेनेशन बेटा आती है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। क्या बोला मैंने? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, जहां पर हमें क्या मिलता है बेटा? रिलेटेड पर्सन का मतलब समझ में आता है। वहां पर हमें सारे के सारे रिलेटेड पर्सन बता रखे हैं, और बेटा उन्हीं रिलेटेड पर्सन के अंदर एक आता है फैमिली। क्या आता है बोलो? फैमिली आता है। ओके सर। और बेटा फैमिली हमें कहां समझा रखा है? देखो रिलेटेड पर्सन में फैमिली आता है क्या? हाँ आता है, फैमिली फैमिली आता है, लेकिन फैमिली का क्या मतलब है? बेटा फैमिली का मतलब देखने के लिए हमें जाना पड़ता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 के अंदर। बोलो कहां जाना पड़ता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 के अंदर। यहां पर बेटा फैमिली को डिफाइन कर रखा है, और फैमिली की डेफिनेशन में अगर आप जाके देखोगे तो चिल्ड्रन और स्पाउस, चिल्ड्रन और स्पाउस, स्पाउस मतलब बेटा वाइफ, हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ इज स्पाउस। ठीक है सर। और चिल्ड्रन ये हमेशा फैमिली है, ये हमेशा फैमिली का पार्ट है, ये आपकी फैमिली बनेगा, मतलब ये आपके रिलेटेड पर्सन हमेशा बनेंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पर बेटा बहुत ही इजी सा बात आती है, और वो आती है, देखो इसके अलावा बचा कौन बेटा? आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर। अगर मैं मेजर बात करूं तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, हाँ सर। मदर तो बेटा पेरेंट्स में आ जाएगी, है ना? तो मदर फादर पेरेंट्स हो गया, बाकी ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और ब्रदर्स और सिस्टर्स। बेटा ये केवल और केवल फैमिली तब बनेंगे जब होली और मेनली डिपेंडेंट हो आपके ऊपर। और होली और मेनली डिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि उनका खाना पीना रहना बेटा आपके द्वारा ही चल रहा है, मतलब वो मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। उनका रहना खाना पीना सब मैं ही चलाऊंगा। दे आर होली डिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब उनका खुद की सोर्स ऑफ अर्निंग एज सच कुछ भी नहीं है। वो सोर्स ऑफ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से मेरे पे डिपेंडेंट है, तो वो फैमिली का पार्ट बनेंगे। बेटा यहां तो ब्रदर इन लॉ की बात कर रहा है, साले साहब की बात कर रहा है। अरे साले साहब फैमिली नहीं होते, साले साहब फैमिली नहीं होते। हालांकि ऐसा घर पे मत बोलना बेटा, मार पड़ेगी। ठीक है, तो साले साहब फैमिली नहीं होते। जीएसटी के अंदर बोल रहा हूं मैं, वैसे तो बेटा फैमिली होते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर फैमिली नहीं होते, क्योंकि डेफिनेशन बेटा यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो पाती। और इसीलिए बेटा यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? क्योंकि रिलेटेड पार्टी बनेगा नहीं, रिलेटेड पार्टी बनेगा नहीं तो बेटा शेड्यूल 1 में फॉल करेगा नहीं, और अगर शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा तो सप्लाई कैसे बनेगा? क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन के अंदर अगर सप्लाई बनानी है तो शेड्यूल 1 में फॉल कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज बेटा आप क्या नहीं बना सकते? उसे सप्लाई नहीं बना सकते। विद कंसिडरेशन एनी सिचुएशन में आपका क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा, क्योंकि वो 7(1) में फॉल करता है बेटा, 7(1) में नहीं। और क्योंकि यहां पर बोल रखा है विदाउट कंसिडरेशन है, देखो बेटा पहली सिचुएशन क्या है? विदाउट एनी कंसिडरेशन, और दूसरी सिचुएशन है बेटा ब्रदर इन लॉ। दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी, इसलिए सप्लाई नहीं बनेगा, शेड्यूल 1 में फॉल नहीं कर पाएगा। तो बेटा यहां पर क्योंकि अमाउंट नील था, आप बोलोगे सब मार्केट वैल्यू भी यहां पर मैं नहीं लूंगा। यहां पर बेटा नॉट टैक्सेबिलिटी, यहां पर कोई भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी, बिकॉज इट विल नॉट बिकम सप्लाई। और बेटा मैं कहता हूं एक बार के लिए कॉमन सेंस से सोच के देखो, ब्रदर इन लॉ को मैंने फ्री में कुछ भी दे दिया, कौन पूछ रहा है साहब? सोच के तो देखो, कौन पूछ रहा है? किसको पता पड़ रहा है? मैं कंप्यूटर खरीद के लाया, किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो आईटीसी तो मैं ले नहीं रहा, तो परमानेंट ट्रांसफर की तो बात ही नहीं हो रही कि साहब मैंने आईटीसी बुक करा और फिर मैंने उसका परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, फ्री में गिफ्ट दे दिया, वो केस तो बन ही नहीं रहा। तो अगर मैं किसी से खरीद के लाया और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फ्री में दे दिया, तो पता कैसे चलेगा? पता तो चल ही नहीं रहा। तो इसलिए क्योंकि बेटा कंसिडरेशन भी नहीं आ रहा, तो एंट्री भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रही, कंसिडरेशन आ नहीं रहा, फ्री में आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो इसलिए बेटा ये केस क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबिलिटी यहां पर अराइज नहीं होगी। मैंने आपको लीगल प्रोविजन भी समझा दिया, और कॉमन सेंस से अगर सोच के चलोगे तो वो भी बता दिया। आगे चलते बेटा, अपने पास में सेकंड पॉइंट आ रहा है, दैट इज सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ 10 लैपटॉप्स। मैंने 10 लैपटॉप्स का कंसाइनमेंट सप्लाई करा है, किसको? टू मेसर्स एनके एंड कंपनी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेटा महाराष्ट्र के स्टेट में मैंने करा है, और मैं कहां से बिलोंग कर रहा हूं? देखे बेटा अपन भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ही बैठे हुए हैं। at the instruction of third person, at the instruction of बेटा third person, being Messrs ZX Computers of तमिलनाडु। मामला बदल गया दोस्त, मामला बदल गया। इस बार बेटा मैंने किसके इंस्ट्रक्शन पर सप्लाई करी है? थर्ड पर्सन के इंस्ट्रक्शन पर। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा यहां पर लगेगा 10(1)B। क्या लगेगा बोलो? 10(1)B। और 10(1)B किसका होता है बेटा? बिल टू
शिप टू, बिल्ड टू शिप टू मॉडल यहां पर लगेगा। और बिल्ड टू शिप टू के अंदर बेटा मुझे जिसने इंस्ट्रक्शन दिया है मैं उसी को बिलिंग कर कर चलूंगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच पर्सन माना जाएगा। और यहां पर सच पर्सन कौन है? ZX कंप्यूटर्स तमिलनाडु यहां पर सच पर्सन बनकर चलेगा। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। तो बेटा अगर अपन फटाफट से इसे नोट डाउन करके सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं बेटा यहाँ प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मेरी कोशिश होगी कि फटाफट से मैं केवल निकाल दूं आपको अमाउंट्स यानी टोटल निकाल के बता दूं। ठीक है हाँ सर। तो फटाफट से अगर हम आउटपुट लाइबिलिटी की बात कर लें दोस्त, क्योंकि आई एम कंप्यूटिंग माई आउटपुट लाइबिलिटी फॉर द टाइम बिंग, मैं अपनी आउटपुट लाइबिलिटी यहाँ पर कंप्यूट कर रहा हूँ दोस्त। तो मैं सीधा आउटपुट लाइबिलिटी की ही बात करूंगा। और आउटपुट लाइबिलिटी के अंदर बेटा ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट था, और मैं यहाँ पर बेटा कॉलम भी बना देता हूँ कि किस किस के हेड के अंदर बनेगा। देखो सी के अंदर बनेगा बेटा, एस के अंदर बनेगा, और आई के अंदर मेरी आउटपुट लाइबिलिटी बनेगी। फर्स्ट केस में तो बनेगी ही नहीं, मैंने बता दिया वहां पर सप्लाई नहीं बनेगा। दूसरे केस में बेटा तमिलनाडु जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है मतलब कि IGST में मेरी लाइबिलिटी बनकर निकलेगी। और अमाउंट कितना बेटा? अमाउंट है यहाँ पर आपका 6 लाख रुपीज। हालांकि बेटा अपन नीचे एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ताकि अपन को पता पड़ जाए, नीचे अगर कोई रेट ऑफ टैक्स वगैरह दे रखा है तो अपन अकॉर्डिंगली यहाँ पर चार्ज कर चलेंगे। ठीक है हाँ सर। बट वी एक चीज मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या लगेगा? IGST लगेगा, क्योंकि मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर कंप्यूट कर लिया। थर्ड नंबर पर आ रहा है बेटा प्रोवाइडेड स्टॉक काउंटिंग सर्विस टू मैसर्स XY इम्पैक्ट्स रजिस्टर्ड विद GST इन द स्टेट ऑफ गुजरात। बेटा जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ वो कहां पर रजिस्टर्ड है? गुजरात में रजिस्टर्ड है। वेयर एज द प्लेस वेयर द स्टॉक काउंटिंग वॉज कैरिड आउट वॉज एट द गोडाउन लोकेटेड इन मुंबई। अब दोस्त आप एक चीज देखो, लोकेशन कहां पर है स्टॉक काउंटिंग की? बेटा मुंबई में है। और बंदा जिसको मैं दे रहा हूं वो कहां पर रजिस्टर्ड है? गुजरात में रजिस्टर्ड है। अब इस चीज को आराम से समझने की कोशिश करना, इधर आओ मैं आपको बताता हूं। बेटा इसको लेकर जो प्रोविजन आएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के, उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 12 में, क्योंकि सर्विस की चीज होगी। ठीक है, इससे पहले क्या था बेटा? गुड्स का केस था, तो अपन ने 10(1)A देखा, 10(1)B देखा, 10(1)C देखा, मतलब सेक्शन 10 देखा। और उसके अंदर अपन ने देखा बिल टू शिप टू यानी 10(1)B, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अभी सर्विस का केस है तो अपन को क्या देखना पड़ेगा? सेक्शन 12 देखना पड़ेगा। अब बेटा सेक्शन 12 जब आप देखोगे तो मैंने सेक्शन 12 आपको पूरा का पूरा मेमोरी टेक्निक से क्या करा रखा है? बोलो, याद करा रखा है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ ये देखो पूरा सब सेक्शन वाइज याद करा रखा है। और मैंने वहां बोल रखा है RIP रिप टैग पोस बिया। क्या बोलेंगे? रिप टैग पोस बिया, रिप टैग पोस बिया, रिप टैग पोस बिया। बेटा R फॉर रेजिडरी प्रोविजन, सब सेक्शन 2। क्या बोलेंगे? सब सेक्शन 2 रेजिडरी प्रोविजन। फिर आता है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब सेक्शन 3। और फिर आता है बेटा आपका परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, वो आता है बेटा सब सेक्शन 4। अकॉर्डिंगली बेटा आपके पास में आता है यहां पर T फॉर ट्रेनिंग, E फॉर इवेंट एडमिशन, E फॉर इवेंट लिग्ड। फिर आता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ऑन बोर्ड सर्विसेज, स्पेसिफाइड सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, और फिर बाद में एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। ये सारे के सारे सब सेक्शन हमने यहाँ पर आपको याद करा रखे हैं। लेकिन बेटा अभी जो बात चल रही है वो किसको लेकर चल रही है? वो चल रही है इसको लेकर, इस P को लेकर, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। क्योंकि बेटा स्टॉक काउंटिंग परफॉर्मेंस है। ठीक है हाँ सर, बात तो सही है, स्टॉक काउंटिंग परफॉर्मेंस है बेटा। लेकिन क्या स्टॉक काउंटिंग को यहां पर सब सेक्शन 4 में इंक्लूड कर रखा है क्या? द पॉइंट इज दिस, अगर आप सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 4 देखोगे तो आपको पता लगेगा बेटा कि ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है बेटा। कैसी डेफिनेशन है? एक्सक्लूसिव। यहां पर जो प्रोविजन दे रखा है ना वो एक्सक्लूसिव प्रोविजन दे रखा है, यानी परफॉर्मेंस एक्सक्लूसिवली डिफाइन कर रखा है कि ये परफॉर्मेंस होगी तो ही सबसेक्शन 4 लगेगा। ये इंक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव नहीं है, दिस इज नॉट इंक्लूसिव। वहां पर बेटा कहीं पर भी आपने देखा हो तो सच सर्विस करके कोई वर्ड नहीं आ रहा। वहां पर अगर आपने देखा हो तो बेटा कोई ETC एक्सेट्रा करके कोई वर्ड नहीं आ रहा। इसलिए मैं बेटा इजस्डम जेनरिस वाला रूल नहीं लगा सकता कि सर सच सर्विसेज। तो वहां पर आप अज्यूम कर सकते हो कि ऐसी अगर कोई दूसरी सर्विस भी होगी परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो वो सबसेक्शन 4 में आ जाएगी। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं लगा, कहीं नहीं लिखा, वहां पर स्पेसिफाई कर रखा है। जैसे ब्यूटी वगैरह की है, पार्लर वगैरह की है, फिटनेस वगैरह की है, अगर आप देखोगे तो वहां पर ये चीजें स्पेसिफाई कर रखी है। और वहां पर स्पेसिफाई के अंदर कहीं पर भी स्टॉक काउंटिंग की सर्विस स्पेसिफाई नहीं है। इसलिए बेटा मैं वहां पर ETC वगैरह भी नहीं है, मैंने आपको समझाया अभी। अगर ETC होता या सच सर्विसेज होता तो मैं इजस्डम जेनरिस अप्लाई कर लेता
कि भाई ऐसी अगर कोई दूसरी सर्विस हुई तो वो भी सबसेक्शन 4 में आएगी, लेकिन ऐसा वहां पर दे नहीं रखा, तो इसलिए सबसेक्शन 4 में लगा नहीं सकता। तो दो सबसेक्शन 4 नहीं लगेगा तो रेजिडरी क्लोज लगेगा, यानी कि सबसेक्शन 2 लगेगा रेजिडरी। और रेजिडरी में अपन जानते हैं बेटा B2B और फिर B2C। B2C है तो सप्लायर को ही पकड़ लेंगे, और B2B है तो बेटा हम जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी प्लेस को पकड़कर चलेंगे, है ना दोस्त। आई होप बेटा मैंने इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करा और अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में भी आया होगा। यहां पर अगर वापस आ जाए बेटा क्वेश्चन पर, तो यहां पर देखो B2B लगेगा और IGST में ही फॉल होगा 80,000 पर भी टैक्स, क्योंकि बेटा गुजरात उसकी रजिस्टर्ड पर्सन है। जो B2B में सामने वाला B है ना बेटा, वो कहां पर रजिस्टर्ड है, गुजरात में रजिस्टर्ड है। आगे चलें सर, आगे चलो। प्रोवाइडेड रेंटिंग सर्विस ऑफ हिज सर्विस अपार्टमेंट इन मुंबई एट अ डेली रेंट ऑफ 1500 फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। मेरे दोस्त रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसने अपना ही सर्विस अपार्टमेंट जो मुंबई में ही था 1500 रुपए रोज के प्राइस पर, चार्ज पर, रेंट पर दे दिया। सिंपल सी बात है, मेरा सर्विस अपार्टमेंट था, खाली पड़ा था, मैंने लोगों को रहने के लिए दे दिया। आप लोगों के दिमाग में आएगा साहब हो सकता है यहां पर एग्जम्पशन मिल जाए, लेकिन दोस्त अगर आप एग्जम्पशन नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ोगे तो वहां दे रखा था रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज एज रेजिडेंस। क्या बोला मैंने, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज एज रेजिडेंस। और बेटा यहां पर कहीं पर भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, क्लियर कट लिखा हुआ है दोस्त सर्विस अपार्टमेंट। और सर्विस अपार्टमेंट रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं होता मेरे मालिक, और इसीलिए 30,000 बेटा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो टैक्सेबिलिटी आएगी ना वो C और S की आएगी बेटा। किसकी आएगी, C और S की। क्यों, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस है, रेंटिंग की सर्विस है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मुंबई में जो सर्विस अपार्टमेंट है वो मुंबई में ही है, यानी महाराष्ट्र के अंदर ही है, और वहीं पर ही लोग आकर रह रहे हैं, तो इसलिए बेटा यहाँ पर C और S ही एप्लीकेबल होगा। फिर आ रहा है बेटा यहाँ पर रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू मेसर्स एपेक्स फाइनेंस लिमिटेड एंड NBFC लोकेटेड इन दिल्ली। और मेरे सारे दोस्त अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेटा ये सर्विस हमारे RCM में कवर होती है। रिकवरी एजेंट की सर्विस कहां कवर होती है, बोलो बेटा, RCM में कवर होती है। यानी यहां पर टैक्स देकर कौन चलेगा, मेसर्स अपेक्स फाइनेंस लिमिटेड जो NBFC बेटा वो टैक्स देकर चलेगी, मेरी आउटपुट लायबिलिटी यहां पर नहीं आएगी। तो यहां पर हम बोल देंगे सर RCM में कवर ये होगा, ठीक है सर। ऐसे मत लिखो, आप यहीं लिखो जैसा आप लिख रहे हो, तो यहीं लिख देते हैं दोस्त, ठीक है RCM, ताकि अपन जब वापस आएंगे ना कैलकुलेशन करते वक्त तो अपन यहां से देख लेंगे। फिर आ रहा है बेटा एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग दी मंथ फॉर फ्यूचर इंट्रा स्टेट सप्लाई। मैं जो बताऊं बेटा, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो एडवांस पे GST लगेगा, अगर मैं गुड्स दे रहा हूं तो एडवांस पे GST नहीं लगेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गुड्स के केस में नहीं लगता क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, गुड्स के केस में बेटा 66/2017 आपको बचा लेगा, लेकिन ऐसा सर्विस के केस में नहीं होगा बेटा। सर्विस के केस में तो टैक्सेबल बनेगा। तो अपन देखते हैं बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर अपन को नीचे कुछ दे रखा होगा तो अकॉर्डिंगली अपन देख लेंगे कि गुड्स के लिए कितना और सर्विस के लिए कितना। आगे चले, हाँ सर, अरे वाह। अब आपके पास आगे बेटा इनवर्ड सप्लाई। तो अभी तक क्या आ रही थी बेटा, आउटवर्ड सप्लाई। क्या आ रही थी, बोलो, आउटवर्ड सप्लाई। और आउटवर्ड सप्लाई पर क्या होती है, आउटपुट लायबिलिटी। अब आ रही है इनवर्ट सप्लाई, और इनवर्ट सप्लाई पर क्या मिलता है, ITC। इनवर्ट सप्लाई पर क्या मिलता है बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन याद रखना इनवर्ट सप्लाई भी कभी कभी क्या बन जाती है, आउटपुट लायबिलिटी बन जाती है बेटा, अगर RCM का केस है। लेकिन उस केस में भी बेटा आपको ITC तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बेटा टैक्स भले आप पे करो RCM के अंदर, लेकिन स्टिल आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, क्योंकि बेटा है तो आपके लिए इनवर्ट सप्लाई ही। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आ रहा है मेरे मालिक आपके पास, और वो आ रहा है इंपोर्टेड कंप्यूटर एसेसरीज फ्रॉम कोरिया एंड द गुड्स लैंडेड इन मुंबई पोर्ट एंड रीच्ड एट हिज रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस ऑन 31/1। बेटा इसी टैक्स पीरियड के अंदर आपने गुड्स को रिसीव कर लिया है, तो 16(2) की कंप्लाइंस हो चुकी है। क्योंकि 16(2) में लिखा हुआ है बेटा जब तक गुड्स रिसीव नहीं होता, क्या बोला मैंने, जब तक गुड्स रिसीव नहीं होता या सर्विस रिसीव नहीं होती तब तक बेटा उसका क्रेडिट आप बुक नहीं कर सकते हो। और क्योंकि यहां पर बेटा इस महीने के एंड में लास्ट डेट पर आपको वो गुड्स रिसीव हो गया है, तो 16(2) की कंप्लाइंस हो चुकी है, इसलिए बेटा यहां पर आप ITC बुक कर सकते हो। याद रखना बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हमें IGST पे करना होता है सेक्शन 37 ऑफ कस्टम्स के हिसाब से, ठीक है। तो सब सेक्शन 7 जो है वो कस्टम का है, और सब सेक्शन 9 बेटा वहां पर जो कॉम्पनसेशन सेस लगाता है, याद करो कस्टम के अंदर 37 और 39 होता है। 9 कॉम्पनसेशन सेस लगाता है, 7 IGST लगाता है, और उसी IGST का पूरा क्रेडिट हम यहाँ पर बुक कर सकते हैं। हालांकि अभी रेट नहीं है, इसलिए मैं IGST ही यहाँ पर लिखकर चलूंगा, और ये मैं बुक करूंगा बेटा क्योंकि ये मेरी इनवर्ट सप्लाई है। अगले नंबर पर आ रहा है बेटा अवेल्ड GTA सर्विसेज फ्रॉम मेसर्स स्पीड
ट्रांस ऑफ कलकत्ता विद रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेडेड गुड्स वेयर रेट ऑफ बेटा CGST SGST 2.5%, IGST 5% वॉज एप्लीकेबल। अब मेरे को बताओ बेटा 5% में GTA आ रहा है, अगर GTA 12% में आता है तो फॉरवर्ड चार्ज लगता है, और 5% में आता है तो जी हाँ दोस्तों रिवर्स चार्ज लगता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने, और यहाँ पर बेटा रिवर्स चार्ज लगकर ही चलेगा। तो RCM यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, और क्योंकि बेटा रजिस्टर्ड कलकत्ता के अंदर है तो यहाँ पर IGST RCM के अंदर मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मैं अवेल कर रहा हूँ। तो इफ आई एम अवेलिंग आई हैव टू पे। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। थर्ड पॉइंट जो निकल कर आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम दी अबव, मतलब ये जो इनवर्ट सप्लाई बेटा इसके अलावा रिसीव्ड 15 इनवॉइसेज इन्वॉल्विंग IGST ऑफ 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, मतलब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मतलब करंट मंथ, वो करंट मंथ बोल रहा है, मतलब कि जनवरी के अंदर ही ये मैंने रिसीव करी है। कितनी इनवॉइसेज रिसीव करी है मालिक बोलो? 15 इनवॉइसेज मैंने यहाँ पर रिसीव करी है मतलब परचेज होगी बेटा मेरी, वो ये बता रहा है। और बेटा टोटल IGST उस पर कितना बन रहा है? 1 लाख रुपीज का टोटल IGST उस पर बन रहा है, जिसका क्रेडिट बेटा मैं यहाँ पर बुक करूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब एक एक पॉइंट बेटा हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पढ़ लेते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेटा यहाँ पर हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलें। हाँ सर, सबसे पहले तो बेटा आपको वो बता रहा है कि टर्नओवर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 21 लाख था। हालांकि इसकी मेरे को ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन की बिगिनिंग में ही मुझे बता रखा है कि वो रजिस्टर्ड सप्लायर है। तो जब क्वेश्चन की बिगिनिंग में ही मुझे उसने बता दिया कि रजिस्टर्ड है, तो बेटा पिछले साल 21 लाख था, सर्विस भी दे रहा, तो डेफिनेटली वो एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर था, तो रजिस्ट्रेशन तो उसे कराना पड़ा ही होगा। हालांकि मुझे स्पेसिफिकली क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दिया कि वो रजिस्टर्ड है, तो फिर मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे चलें। हाँ सर, अगला पॉइंट आ रहा है दोस्त आपके पास में बी। क्या बोल रहा है? ही हैड अवेल्ड सर्विसेज इन एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन विद अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹4 lakh and the rate of tax is 18%. This transaction was liable to tax under reverse charge. ठीक है। Payment for the same to the supplier was not made till the current month, overdue by 181 days. बेटा ये कौन सा केस आ रहा है, याद आया कुछ आपको? ये आ रहा है बेटा 16(2) के अंदर, जो 180 दिन के अंदर अंदर विद इन 180 डेज जो पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन करना होता है अलॉन्ग विद टैक्स, उसकी बात यहां पर कर रहा है। और ये कह रहा है कि ओवर ड्यू बाय 181, मतलब इस जनवरी को 180 दिन पूरे हो चुके हैं, और नॉट मेड मतलब हमने अभी तक कंसीडरेशन का पेमेंट नहीं करा है। लेकिन बेटा इसने साथ में ये भी बता दिया कि ये सर्विस कौन सी वाली थी? रिवर्स चार्ज वाली थी। तो जो भी सर्विस मैंने ली थी वो रिवर्स चार्ज वाली ली थी। और आप सभी जानते हो बेटा 16(2) का एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, 180 दिन के एक्सेप्शन, 180 डेज के क्या बताए थे बताओ? 180 डेज के मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे, और मैंने बोला भी था कि एक्सेप्शन के अंदर पहला एक्सेप्शन ही RCM का होता है। और मैंने लॉजिक भी समझाया था कि RCM के अंदर बेटा टैक्स का पेमेंट हमें करना ही नहीं होता, हम खुद करते हैं, हमें सप्लायर को देना ही नहीं होता, इसलिए बेटा वहां पर 180 डेज की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती। इसके अलावा भी मैंने बताया था सप्लायर्स ऑब्लिगेशन, याद करो बेटा, सप्लायर्स ऑब्लिगेशन जो मैं पे कर देता हूं सप्लायर के बिहाफ पर, वहां पर भी 180 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगता बेटा, क्योंकि वो भी 180 डेज का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि नहीं बताए थे? हाँ सर बताए थे। और इसलिए बेटा RCM वहां पर एक्सेप्शन में कवर हो जाता है। However, tax due under the said transaction was paid to the government and credit availed in the month of transaction itself. जिस महीने में बेटा हमने रिसीव करी थी, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा था, हम उस महीने में ऑलरेडी क्रेडिट अवेल कर चुके हैं। तो यहां पर बेटा क्या करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ट्रांजेक्शन यहां पर दिया गया, ये पॉइंट यहां पर बनाया गया कि हमने पहले लिया था, 180 दिन पूरे हो गए, अभी तक कंसिडरेशन नहीं दिया है। बच्चा क्या करेगा? रिवर्स कर देगा बेटा, सोचेगा अरे 180 दिन पूरे हो गए, 180 दिन तक कंसिडरेशन नहीं दिया, चलो जितना भी GST बनता है उसे क्या कर दो? रिवर्स कर दो। यहां पर बेटा रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RCM का केस, और RCM के केस के अंदर 180 डेज की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा यहां पर क्रेडिट लेना भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ले चुके हो। जिस वक्त आपने सर्विस अवेल करी थी और गवर्नमेंट को टैक्स पे करा था, उसी वक्त आपने ले लिया था। ओके, हाँ सर, आगे चले। हाँ सर, आउट ऑफ द 15 इनवॉइसेस एज पर अबव, 12 invoices involving IGST of 95,000 was uploaded by the supplier in their GSTR1 return. All the invoices are eligible for claiming ITC. बेटा सारी की सारी पर आप ITC क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो सप्लायर अंकल है ना बेटा, उन्होंने 15 में से 12 इनवॉइसेस को ही अपने GSTR1 में दिखाया।
बेटा ये उन्होंने आपका टेस्ट कर लिया इंस्टीट्यूट ने, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4। ये इंस्टीट्यूट ने आपका 36(4) यहां पर टेस्ट कर लिया। और मुझे एक बात बताओ, बड़े आसान बात में बोलता हूं, और वो ये बोलता हूं कि साहब टोटल कितना हो रहा था 1 लाख, और 1 लाख में से 95,000 का तो उन्होंने अपलोड कर दिया। करा कि नहीं करा साहब? कर दिया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपन देखेंगे कि टोटल कितनी होती है, टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल होता है, और फिर जब उसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, उतने एक्सटेंड तक बेटा यहां पर अपन क्रेडिट बुक कर लेंगे। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, ही हैड सेंट गुड्स valued 1 lakh to his job worker in the state of Kerala who further processed the said goods and made direct supply on 31st of जनवरी। बेटा इसी महीने की आखिरी तारीख को आपने नहीं, आपके जॉब वर्कर ने, क्या बोलेंगे बेटा? आपने नहीं, आपके जॉब वर्कर ने सप्लाई कर दी। और बेटा अगर आपका जॉब वर्कर सप्लाई कर रहा है तो सोच के देखो वो आपके बिहाफ पर ही तो कर रहा है बेटा। अब याद करो जॉब वर्कर वाला सेक्शन 143, मैंने आपको क्या बताया था? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है जॉब वर्कर का प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका प्रिंसिपल का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर वो वहां से भी सप्लाई करता है तो, और वो सप्लाई जॉब वर्कर की सप्लाई नहीं, आपकी सप्लाई आपके टर्नओवर में ऐड करके चलेंगे। इसलिए बेटा ये 1 लाख की सप्लाई भी आपके ही टर्नओवर में ऐड होगी। इसलिए बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं कि बायर कहां का था? बायर महाराष्ट्र का ही था। जॉब वर्कर केरला का था लेकिन बायर महाराष्ट्र का ही था, और ये मेरा बेचा हुआ ही माना जाएगा बेटा। सी और एस लगकर यहां पर चलेगा इस 1 लाख के ऊपर, और ये मेरी आउटपुट लायबिलिटी में फॉल करेगा। आउट ऑफ द एडवांसेस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई 5 लाख रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेस्ट फॉर रिलेटेड टू सर्विस। ये लो बेटा, आपकी टेंशन खत्म कर देते हैं। आपने जो इनवॉइसेस रिसीव करी थी ना एडवांस के लिए, ये ना जो मैंने बताया था गुड्स पे नहीं लगता सर्विस पे लगता है, उसमें इन्होंने बता दिया कि 5 लाख तो बेटा किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड है, और बाकी सर्विस से रिलेटेड है। तो इन दैट केस में क्या करूंगा बेटा? 5 लाख वाले पोर्शन पर जो गुड्स से रिलेटेड है बेटा, इस पर कोई भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो 4 लाख सर्विस से रिलेटेड है, इस 4 लाख पे तो जीएसटी लगेगा। और क्योंकि बेटा आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि वो इंट्रा स्टेट है, तो सी और एस यहां पर बेटा एप्लीकेबल होकर चलेगा, लेवी होकर चलेगा 4 लाख कर ऊपर। कोई दिक्कत नहीं सर। लास्ट फाइनल 2 ही पार्ट बेटा आपके पास बचे हैं इस क्वेश्चन के, फटाफट से हम रीड कर लेते हैं। Rate of CGST, SGST and IGST are 9%, 9%, 18% respectively for both inward and outward supply of goods and services. Same rate is also applicable for inward supplies received except where otherwise प्रोवाइडेड। क्या बोल रहा है बेटा कि जो रेट रहेगा वो 9%, 9%, 18% रहेगा, चाहे वो बेटा इनवर्ड सप्लाई हो चाहे आउटवर्ड सप्लाई हो। सेम रेट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड, मतलब वही हो गया ना बेटा, इनवर्ड सप्लाई उसने ऊपर ही बोल दिया था। और एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं पर स्पेसिफिकली प्रोवाइड करके बेटा, याद करो जीटीए वाला केस यहाँ पर 5% स्पेसिफिकली दे रखा था, वहां पर बेटा ये ना लगकर वो वाला रेट लगेगा जो दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है लास्ट कि ऑल अमाउंट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी नेट जीएसटी लायबिलिटी। बेटा ध्यान रखना, नेट मतलब आईटीसी सेट ऑफ कराने के बाद, बिल्कुल। पेबल इन कैश, कैश में कितना पे करना है, मतलब ई कैश लेजर से कितना पे करके चलना है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। असीसी वांट्स टू मेक द कैश पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर एसजीएसटी हेड एज फार एज पॉसिबल। मतलब ये कह रहा है कि आईजीएसटी का क्रेडिट अगर बचे तो पहले सारा का सारा सीजीएसटी के लिए यूज कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं एसजीएसटी के लिए पेमेंट करने को तैयार हूं। लास्ट लाइन में इसने बोला कि कैश पेमेंट करने की जरूरत पड़े तो एसजीएसटी हेड में फार एज पॉसिबल, मतलब कि जितना हो सके उतना एसजीएसटी का क्रेडिट मैं पे कर सकता हूं। मतलब क्रेडिट पहले आईजीएसटी के लिए और फिर सीजीएसटी के लिए यूज कर लो, क्योंकि अगर एसजीएसटी आ रहा है तो मैं पे कर सकता हूं, सीजीएसटी के लिए मत बचाना, एसजीएसटी के लिए बचाना। उसने खुद ने आपको हिंट कर दिया। तो बेटा फटाफट से अपन क्या कर लेते हैं, जो मेरे पास आउटपुट लायबिलिटी निकाल लेते हैं, और आउटपुट लायबिलिटी निकालने के बाद अपन क्या निकाल लेंगे, बोलो? कैलकुलेटर ले लो। मैंने मेरा कैलकुलेटर ले लिया, अब आप भी फटाफट से अपना कैलकुलेटर ले लो दोस्त, और तैयार हो जाओ। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया था अपना, सेकंड ट्रांजेक्शन था अपना किसका? 6 लाख रुपीज़ का। तो फटाफट से बेटा मैं यहाँ पर इस 6 लाख रुपीज़ के ऊपर कंप्यूटेशन कर लेता हूँ। आईजीएसटी की कंप्यूटेशन आएगी और 99% का रेट रहेगा। तो 6 लाख में बेटा 9% से अपन कंप्यूट कर लेते हैं, 54,000 यहाँ पर आपका आई बन जाएगा। तो आउटपुट लायबिलिटी कितने की आ जाएगी? 54,000 की आपकी यहाँ पर आ जाएगी। थर्ड केस की बात कर लेते हैं। अगेन बेटा आईजीएसटी लगेगा, हाँ सर,
तो 80,000 पर बेटा मैं वापस से कितना निकाल लेता हूँ, 18% निकाल लेता हूँ, दैट इज़ 14,400। तो ये भी आपका 14,400 ही आएगा। और कितने पे आएगा, 80,000 पर। तो 80,000 पर वो 6 लाख पर था पहले वाला, हाँ सर वो 6 लाख पर था। और 6 लाख पर बेटा कितना था एक बात बताओ, 18% आएगा ना, हाँ सर 18% आएगा। आपने कितना निकाला, 9% ही निकाला, करेक्ट करेंगे, हाँ सर। तो नो वी विल करेक्ट इट टू 1,08,000 बेटा, 1,08,000 की IGST की आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि 9 + 9 18% होता है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, फोर्थ पॉइंट में क्या आ रहा है, प्रोवाइडेड रेंटिंग सर्विस, ऑफिस सर्विस, अपार्टमेंट। मैंने बताया था C और S आएगा 30,000 से, तो फटाफट से 30,000 पे बेटा 9% और 9% हम अप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2,700 एंड 2,700। कोई बोलो दिक्कत नहीं सर। देन आफ्टर फिफ्थ पॉइंट किसका था, एडवांस रिसीव्ड। मैंने बोला था गुड्स पे नहीं लगता है, सर्विस पे लगता है, तो 4 लाख, और क्योंकि बेटा इंट्रा है साफ साफ दिख रहा है, तो 4 लाख पर फटाफट से 9% से कंप्यूट कर लेंगे, दैट इज 36,000 एंड 36,000। उसके बाद में आगे चलते हैं फटाफट से और निकालते हैं फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट तो हो गया बेटा, सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है, हाँ सर। इनवर्ट सप्लाई नहीं चलेगी, और कोई था क्या बेटा जहाँ पर मुझे पे करना था, हाँ सर RCM में भी मुझे पे करना है, तो ये भी मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है, लेकिन बेटा इसके अगेंस्ट में क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे एंड में अलग से दिखाऊंगा, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद बेटा एक मैंने बताया था आपको लास्ट में था, जो जॉब वर्कर के यहाँ से सप्लाई हुई थी, C और S लगेगा 1 लाख के ऊपर, तो 1 लाख का अमाउंट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है जो जॉब वर्कर के यहाँ से सप्लाइड था, दैट इज़ 1 लाख, और उस पर 9,000 बेटा आपका 9% आपका 9,000 और 9,000 बनता है। तो दिस विल बिकम योर टोटल आउटपुट लाइबिलिटी। बोलो हाँ के ना, हाँ सर, ये मेरी टोटल आउटपुट लाइबिलिटी बनेगी, जिसमें 1,08,000 प्लस 14,400 विल बिकम माई IGST की लाइबिलिटी, है ना दोस्त। तो 122,400 ये लाइबिलिटी बेटा मेरी आएगी IGST को लेकर। उसके बाद में 2,700 प्लस 36,000 प्लस 9,000 बेटा 47,700 और 47,700 मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। बोलो किसकी, CGST की और SGST की। इसके बाद बेटा मैं फटाफट से आगे क्या निकाल दूंगा यहाँ पर, स्टेप नंबर 2 के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC। और ITC जब मैं कंप्यूट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, C, S और I वापस से तीनों के दोनों ब्लॉक बनाऊँगा, हाँ सर, C, S और I, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ पर भी बेटा मैं फर्स्ट पॉइंट लूँगा सबसे पहले। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट देखूं तो मेरे पास में बेटा इंपोर्ट का केस बन रहा था और 5 लाख के ऊपर मुझे IGST का पूरा क्रेडिट मिल रहा था। तो 18% से बुक करूंगा बेटा मैं 90,000। कितना बुक करूंगा, 90,000। ओके, सेकंड पॉइंट बेटा जहाँ पर मैं GTA के रेस्पेक्ट में अवेल करूंगा RCM। मैंने बोला था ना RCM है, लेकिन बेटा मैं क्रेडिट तो बुक करूंगा ना, हाँ सर क्रेडिट तो बुक करेंगे। तो 1 लाख के ऊपर बेटा 5% से, क्यों, क्योंकि IGST लगेगा ना, हाँ सर। तो 5,000 रुपये का यहाँ पर मुझे ये क्रेडिट मिल जाएगा। देन आफ्टर आ रहा है पॉइंट नंबर 3, और वो आ रहा है बेटा आपके पास में 15 इन्वॉइसेस को लेकर, याद करो। और मैंने वहाँ पर बताया था कि सिर्फ 12 इन्वॉइसेस ही अपलोड हुई है, तो बेटा 12 इन्वॉइसेस ही अपलोड हुई है। और इस पर IGST कितना है बताओ मुझे, 95,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो। नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ नहीं सर, इसके अलावा कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ये लास्ट पॉइंट था क्रेडिट को लेने को लेकर। अब मुझे मेरे दोस्त बताओ, एक फोर्थ पॉइंट अपन निकालते हैं कि जो इन्वॉइसेस अपलोड नहीं हुई है, यानी कि 3 इन्वॉइसेस, क्योंकि टोटल 15 थी, इनके रिस्पेक्ट में बेटा मैं कितना क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ बताओ मुझे तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये देखूँगा कि कितना मेरा हो चुका है अभी तक, राइट, हाँ सर। तो टोटल कितना आ रहा है बेटा, 90,000 प्लस 5,000 प्लस 95,000। द टोटल ITC अवेलेबल टू यू एज पर योर 2A इज़ 1,90,000 और 1,90,000 का 10% और जो डिफरेंस था बेटा वो मैंने बताया था विच एवर इज लोअर आपको मिलेगा। जो एक्चुअल में मिलना है उससे ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता। तो एक्चुअल में कितना मिलना है बेटा, 5,000 ही मिलना है। बोलो हाँ कि ना, हाँ। क्यों क्योंकि बेटा टोटल कितनी थी बताओ मुझे, टोटल थी सर 1 लाख
और बेटा 95,000 तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, ये देखो 95,000 तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। और टोटल कितनी थी सर? टोटल थी आपकी 1 लाख। तो बेटा अगर मेरी टोटल 1 लाख थी और 1 लाख में से 95 ले चुका हूँ तो मुझे कितना लेना बाकी है? 5,000 ही तो लेना बाकी है, उससे ज़्यादा तो मुझे मिलेगा भी नहीं। तो अगर मैं 1,90,000 का 10% करता हूँ तो बेटा वो तो आता है 19,000, लेकिन मैं तो 5,000 ही ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल ही कितना था? 1 लाख। तो 1 लाख से ज़्यादा तो वो देंगे नहीं, तो विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा बेटा वो मैं यहाँ पर अवेल कर लूँगा और वो आपका बनेगा 5,000। बोलो हाँ के ना? हाँ। यहाँ पर बेटा मैं अगर क्रेडिट की टोटल लगूंगा तो सिर्फ देखो मजे की बात, सी और एस का क्रेडिट बन ही नहीं रहा। सी और एस का क्रेडिट बन ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं बन रहा। टोटल और टोटल बेटा आई का ही बन रहा है। और कितना बन रहा है बोलो? तो सर बन रहा है यहाँ पर 1,95,000। कितना बन रहा है? 1,95,000। कोई दिक्कत सर? देखो 90 + 5 ये हो गया बेटा 95, और ये 95 + 5 यानी कि 1 लाख, तो टोटल हो जाएगा 1,95,000। ये हो गया बेटा आपका स्टेप नंबर 2। अब आ जाते हैं अपन स्टेप नंबर 3 पर, जहाँ पर मैं क्या करूँगा बेटा? सेट ऑफ एंड पेमेंट। ठीक है सर? हाँ, तो सेट ऑफ एंड पेमेंट। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसलिए अभी हम इतना प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज एक एक पॉइंट रेगुलर क्लास के अंदर जब अपन करते हैं तो डिटेल में कर देखते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देते हैं। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा प्रेजेंटेशन जैसी चीज़ तो आप ये फाइनल के स्टूडेंट हो, आपने डेफिनेटली आती ही है आपको, और आपने एग्जाम में भी करके आए होंगे। जी सर, बिल्कुल हम करके आए हैं। अब सेट ऑफ कराने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे सर सेट ऑफ कराने के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फटाफट से क्या लिखेंगे? हमारे तीनों हेड, किस किस का हेड? CGST का, IGST का और SGST का। तो सबसे पहले लिखते हैं C, फिर लिखते हैं थोड़ी जगह छोड़कर S, और फिर थोड़ी जगह छोड़कर I। कोई दिक्कत नहीं सर? तीनों की आउटपुट लायबिलिटी बता दें? हाँ सर, तीनों की आउटपुट लायबिलिटी। तो बेटा तीनों की आउटपुट लायबिलिटी में सबसे पहले कि 47,700 47,700, तो बेटा 47,700 और 47,700, और उसकी कितनी थी बेटा? 122,400, तो 122,400। ठीक है सर। अब मैंने आपको सिखा रखा है मेरे दोस्त सर क्या बता रखा है आपने? मैंने आपको सिखा रखा है कि हमेशा IGST का क्रेडिट आपको पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही CGST के क्रेडिट की बात आप कर सकते हो। ठीक है सर? हाँ, तो पहले वो क्रेडिट पूरा ख़त्म करो, और उसके लिए सीक्वेंस क्या था बेटा? सबसे पहले आई का आई के लिए यूज़ करेंगे, तो माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी मेरे पास में आई के रेस्पेक्ट में है। कितना है जाके देखें सर? 1,95,000 है बेटा, और मुझे तो 122 ही चाहिए, तो बेटा मैं एक बार में ही पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। ठीक है? हाँ। अब मुझे बताओ बेटा कितना क्रेडिट बच गया? 1,90,000 में से अगर मैंने, एक सेकेंड, 1,95,000 था ना? हाँ सर 1,95,000 था। लेट मी क्रॉस चेक द सेम वंस अगेन। जी हाँ, 1,95,000 ही था। अब 1,95,000 में से अगर मेरे दोस्तों में माइनस कर देता हूँ 122,400, तो आपके पास कितना बच जाता है? 72,600। कितना बच जाता है बोलो? 72,600। और यहाँ पर कितना चाहिए? 47,700 ही चाहिए। तो बेटा मैं पूरा का पूरा ITC सबसे पहले इसके लिए यूज़ करूँगा। हालांकि आपको पता है किसी भी ऑर्डर में किसी के भी लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है, कितनी भी क्वान्टिटी, किसी भी रेशियो में, किसी भी ऑर्डर में। क्या बोलेंगे? किसी भी रेशियो में, किसी भी ऑर्डर में। मैं C के लिए भी कर सकता हूँ और S के लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मुझे स्पेसिफिकली बोल रहा है कि अगर S की लायबिलिटी बची तो हम कैश में पे करने को तैयार हैं। उनकी प्रेफरेंस S को पे करना है, तो जब उनकी प्रेफरेंस S को पे करना है तो मैं C का पूरा बेटा क्रेडिट से खत्म कर देता हूँ। बचेगा जो हम S का कैश से पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? हाँ सर, तो 47,700 में यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। और बेटा इसके बाद फाइनली आपके पास क्या बचेगा बताओ? इसमें से अगर 47,700 भी चला गया तो सिर्फ बचेगा 24,900। क्या बचेगा? 24,900। और जब मैं बेटा 24,900 भी 47,700 में से लेस कर दूंगा तो मेरे पास आएगी बेटा 22,800। कितना आएगा? 22,800। और ये फाइनली होगा बेटा जो मुझे ई कैश से पे करना पड़ेगा। कहाँ से पे करना पड़ेगा? ई कैश से पे करना पड़ेगा। लेकिन बेटा अभी तक हमारा खेल ख़त्म नहीं हुआ है। सर क्यों? क्योंकि याद करो बेटा एक चीज़ थी जो हमें RCM में भी पे करनी थी, और मैंने आपको बताया भी था। हाँ सर, थी तो सही। और उसे यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी RCM वाली लाइबिलिटी यहाँ पर ऐड होगी। और RCM वाली लाइबिलिटी थी बेटा आपकी 1 लाख के ऊपर। याद करो जो पीछे आपने
₹5000 का क्या लिया था बोलो, RCM में क्रेडिट लिया था, ये आपको बेटा अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बेटा यहाँ पर 5000 की IGST की आपकी लाइबिलिटी आएगी। देखो ये रहा 5000 की, कहाँ पर था, ये रहा GTA वाला जो आपने अवेल किया था ना, ये GTA वाला बेटा बीच वाला पॉइंट, ये आपका जो था यहाँ पर बेटा आपने अवेल तो करी, लेकिन आपको पे भी करनी पड़ेगी, और पे बेटा ई कैश लेजर से ही होती है। तो 5000 की आपकी IGST की लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। तो अब अगर हम टोटल लगा लें फाइनल टोटल, तो बेटा फाइनल टोटल में आपके पास सी की कोई लाइबिलिटी नहीं बचेगी, जो एस की बचेगी वो 22,800 की बचेगी, और आई की जो बचेगी बेटा रिवर्स चार्ज के अंदर वो 5000 की बचेगी। तो टोटल ये आपको ई कैश से पे करके चलना पड़ेगा। बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर। ये फाइनल मैंने आपको बता दिया कि दिस इज व्हाट यू हैव टू पे फ्रॉम योर ई कैश लेजर, और यही क्वेश्चन में उसने अपन से पूछा भी था। ठीक है दोस्त, हाँ सर अब ठीक है, आपको दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आगे चले, हाँ सर आगे चलो। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट ए। तो 2 का पार्ट ए अपन को अब करना है। पहले फटाफट से एक बार अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन एक बार फटाफट से सॉल्व करके भी देख लेंगे। पहला पॉइंट आ रहा है मेसर्स ऑल इन वन अ पार्टनरशिप कंसर्न। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका स्टेटस क्या है। ये एक पार्टनरशिप कंसर्न है एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर GST। मतलब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये रजिस्टर्ड भी है। मैंने हमेशा बोला है रजिस्टर्ड का देखना बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में काफ़ी प्रोविजंस बेटा डिफर कर जाते हैं। आप जानते हो एग्जम्पशंस के भी, और जो आपके RCM के हैं वो भी। तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ। बहुत सारी सर्विसेज, वेरियस सर्विसेज वो एक रूफ के अंदर दे रहा है बेटा, वो कहानी सुना रहा है अपन को। द कंसर्न प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सप्लाई मेड और इनपुट सर्विसेज अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च बोले तो बेटा टैक्स पीरियड है ना, अपना टैक्स पीरियड कौन सा है, मार्च है। उसने बहुत सारी डिटेल्स मेरे को बता रखी है, मेरे को एक एक को यहाँ पर डिस्कस करना है। प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस टू वाई बैंक लिमिटेड। बेटा ये पार्टनरशिप फर्म है मेरे बच्चा, ये पार्टनरशिप फर्म है, और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज RCM में तब फॉल करती है जब वो इंडिविजुअल के द्वारा दी जाए। यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए बेटा ये पूरा का पूरा आपके पास में टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ क्या ना, हाँ सर। उसके बाद में आपके पास में आ रहा है प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू ABC प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन। सामने वाला रजिस्टर्ड है, हाँ सर सामने वाला रजिस्टर्ड है। और बेटा अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो RCM लगता है। तो क्या लगता है बोलो, या तो अपन को देना पड़ेगा, यहाँ बेटा RCM लगेगा। क्या लगेगा, RCM। थर्ड नंबर पर आ रहा है सिक्योरिटी सर्विस, अगेन वापस सिक्योरिटी सर्विस ही दे रहा है, और इस बार दे रहा है बेटा एक ट्रस्ट को जो कि अनरजिस्टर्ड है। ओ बेटा यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ध्यान रखना रिवर्स चार्ज सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब सामने वाला रजिस्टर्ड हो। बेटा अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड हो तो आपको फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एग्जम्पशन सिक्योरिटी सर्विस के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मैंने बताया था बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को लेकर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दिया था, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। और इससे पहले GTA जो सर्विस आई थी वो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में डाला था, वो भी यहाँ पर आपके पास टच हो गया। तो मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं सर, अमेज ट्यूब्स लिमिटेड एंड सप्लाई वैल्यू इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। बेटा ये आपके रेट नोटिफिकेशन में इसी तरीके से लिख रखा होता है, इन्होंने इसलिए यहाँ पर लिखा है सप्लाई वैल्यू इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, क्योंकि रेट नोटिफिकेशन में बेटा 5% में ये चीज़ आती है तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल उसमें इंक्लूड माना जाता है। ऐसा रेट नोटिफिकेशन में लिख रखा है, जहाँ पर 5% बता रखा है, इसलिए आपको ऐसी लाइन दे रखी है सप्लाई इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। आप कन्फ्यूज मत होना कि सर इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। ये अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इस 75,000 के अंदर इंक्लूडेड है। और बेटा किसको दिया है, लिमिटेड यानी बॉडी कॉर्पोरेट को दिया है। और बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या बोला था मैंने, देने वाला पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म मतलब अब एक बात हो मुझे, मैंने आपको बताया था कि 12% होगा ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। मैंने आपको बताया था कि अगर देने वाला कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बेटा ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। तो दो केस में हमेशा ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज होता है, 12% ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। प्रोवाइडर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन बेटा अगर प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो RCM। तो फिर RCM क्या बोला मैंने, देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो RCM वहां पर लगकर चलेगा।
अगला केस आ रहा है प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू प्रीति एंड कंपनी अ सीए फर्म एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेटा उसने देखो दो तरीके से टेस्ट किया आपको, ऊपर सिक्योरिटी सर्विस में दोनों तरीके से टेस्ट करा और उसके बाद में उसने मोटर व्हीकल के अंदर भी आपको दोनों तरीके से टेस्ट करने की कोशिश करी है। तो मोटर व्हीकल के अंदर भी देखो अगेन उसने बोला कि पहले तो किसको बोला था, देखो लिमिटेड मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, और अब सीए फर्म। सीए फर्म बेटा इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। सीए फर्म कंपनी नहीं होती, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, और क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्योंकि देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ सर, और लेने वाला भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो पार्टनरशिप फर्म अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एक सीए फर्म अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रही है, तो बेटा फॉरवर्ड चार्ज ही यहां पर लगकर चलेगा। ठीक है, हाँ सर। फाइनली बेटा इसके बाद आपके पास में आ रहा है क्या, लास्ट, यस सर लास्ट, अवेल्ड अवेल्ड अवेल्ड। बेटा इतनी देर से क्या आ रहा था, प्रोवाइडेड 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 प्रोवाइडेड, लेकिन अब क्या आ रहा है, अवेल्ड। रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी अ लॉ फर्म टुवर्ड्स कंज्यूमर कोर्ट केस। अब मुझे एक बात बताओ, मैं रजिस्टर्ड हूँ क्या, हाँ सर मैं रजिस्टर्ड हूँ, इधर देखो एम आई आर रजिस्टर्ड पर्सन, यस सर आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब बेटा मैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैं लीगल सर्विसेज ले रहा हूँ, आरसीएम में फॉल करेगी, किस में फॉल करेगी बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल करेगी। करेगी कि नहीं करेगी सर, करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन रिवर्स चार्ज में, यानी कि बेटा मैंने अगर रिसीव करी है तो मुझे टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन मुझे बोल रहा है डिटरमाइन दी जीएसटी लाइबिलिटी। जीएसटी लाइबिलिटी बेटा पहले क्वेश्चन में उसने बताऊं क्या बोला था, नेट जीएसटी लाइबिलिटी। ये डिफरेंस है, यहां पर मुझे क्रेडिट लेस नहीं करनी, नेट जीएसटी नहीं निकालना, सिर्फ आउटपुट लाइबिलिटी कंप्यूट करके देनी है, इसलिए उसने मुझे नेट नहीं बोला, सिर्फ जीएसटी लाइबिलिटी उसने मेरे से मांगी। ये डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना आप ये चीज़, है ना। जहाँ पर जीएसटी लाइबिलिटी मांगेगा सिर्फ आउटपुट लाइबिलिटी निकाल कर आएंगे, जहाँ पर नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकल बोलेगा वहाँ पर हम आईटीसी लेस कराकर भी उसको देकर आएंगे। फॉर द मंथ ऑफ मार्च बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। रेट ऑफ टैक्स बेटा बोथ इनवर्ड आउटवर्ड पे आपके पास में 9% का रहेगा, और अदर देन एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने बताया था ना 5% का रेट ऑफ नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल वाली बात, वो 5% रहेगी। बिजनेस उसने कमेंट्स करा है फरवरी से, ठीक है, अपन को तो बेटा क्वेश्चन में बता ही रखा है ना रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर बिजनेस उसने फरवरी से कमेंट्स कराओ, कभी भी कमेंट्स कराओ, क्योंकि उसने लिखा है रजिस्टर्ड सप्लायर, इसका मतलब उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ऑल सप्लाईज आर, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इंट्रा स्टेट ओनली, इसका मतलब है कि आईजीएसटी की आपकी लाइबिलिटी बनेगी ही नहीं। तो बेटा फटाफट से अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा आउटपुट लाइबिलिटी को लेकर, तो हम यहाँ पर आउटपुट लाइबिलिटी का फटाफट से क्या कर लेंगे, कंप्यूटेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर सी और एस दो ही पॉइंट आएगा बेटा, आई आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ सर, फर्स्ट वाले पॉइंट में अमाउंट कितना था बताओगे मुझे दोस्त, हाँ सर अभी बताते हैं आपको। बेटा 4 लाख था और मैंने बोला था 4 लाख पर पूरा का पूरा टैक्सेबल बनेगा, और रेट बेटा कितना दे रखा है अपन को 9% और 9% का, चेक कर लेंगे एक बार, हाँ सर एक बार चेक कर लो, बिल्कुल सही है 9% और 9% का रेट है। मैंने बोला था बेटा इंडिविजुअल एग्जाम होता है, पार्टनरशिप फर्म एग्जाम नहीं होती है। तो 4 लाख पर 36,000 और 36,000 का मैंने कैलसी से निकाल लिया है, आउटपुट लाइबिलिटी बेटा आपकी आएगी। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे अगर, तो वहाँ दे रखा बेटा कि आपको सिक्योरिटी सर्विसेज दे रखी है, आरसीएम में पे होगा, फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं होगा, तो बेटा यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि ये आरसीएम में पेएबल बनेगा तो सामने वाला ही पे करके चलेगा। लेकिन अब मुझे फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर, तो 1 लाख के ऊपर बेटा 9,000 और 9,000 आपकी लाइबिलिटी बनेगी। फोर्थ पॉइंट के अंदर बेटा आरसीएम में है, फिर से आरसीएम के अंदर है, तो आरसीएम के अंदर बेटा ये आरसीएम ध्यान रखना मैंने ली नहीं है, बी है, आउटपुट है, ठीक है ना। आरसीएम के अंदर क्या है, आउटपुट, आरसीएम के अंदर इनवर्ड होगा तो फिर मुझे पे करना पड़ेगा, उसके बाद आ रहा है बेटा एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज 40,000, 40,000 के ऊपर मुझे देना पड़ेगा। तो 40,000 के ऊपर बेटा आपका 9% से आता है 3,600 एंड 3,600 एंड देन आफ्टर मेरे दोस्त आपके पास 6th पॉइंट आएगा, और ये आएगा बेटा आरसीएम इनवर्ड, आरसीएम आउटवर्ड नहीं, ये आएगा आपके पास में आरसीएम इनवर्ड, क्योंकि यहाँ मुझे पे करना पड़ेगा, दैट इज 70,000। तो बेटा इस 70,000 पे 9% से 6,300 एंड 6,300 इज समथिंग दैट इज मेरे दोस्त पेएबल निकल कर आएगा। तो 36,000
प्लस 9,000 प्लस 3,600 and 6,300, and this will become something to be known as 54,900 and 54,900. तो बेटा ये फाइनली अपना आउटपुट लाइब्रेरी यहाँ पर आपकी निकल कर आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया? हाँ सर आया। अगले क्वेश्चन पे चले? हाँ सर अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है दोस्त आपके पास में। मेसर्स ग्लोबल ट्रेवलर्स इज प्रोवाइडिंग मनी चेंजर एंड ट्रेवल एजेंट सर्विसेज टू वेरियस क्लाइंट्स। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पता करना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। क्वेश्चन में दो चीज़ें होती है बेटा, एक होता है डेटा, एक होता है रिक्वायरमेंट। डेटा को पता करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट को पता करना है, क्योंकि बेटा अगर आपने रिक्वायरमेंट ढंग से नहीं पढ़ी तो डेटा का यूज़ किस तरह करना है, किस डायरेक्शन में डेटा को यूज़ करना है, वो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मुझे निकालना क्या है। तो बेटा हो सकता है कभी कभी डेटा आपको एक्स्ट्रा दे रखा हो जो आपको क्वेश्चन में काम आएगा ही नहीं, रिक्वायरमेंट में काम आएगा ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। फिर जैसे ऊपर एक पॉइंट था, याद है ना, RCM 180 डेज वाला, वो पॉइंट उसने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसका रिक्वायरमेंट में कोई मतलब ही नहीं था, यूज ही नहीं था। इसलिए रिक्वायरमेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मुझे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, GST नहीं निकालना है, सिर्फ वैल्यू निकाल कर देना है उसको। ये वैल्यू वाले चैप्टर से, वैल्यूएशन वाले चैप्टर से स्पेसिफिकली सीधा सीधा उसने क्वेश्चन आपको दे दिया। और जो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा मनी चेंजर और एयर ट्रेवल एजेंट, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास में था रूल नंबर 32, याद करो। हाँ सर एक रूल तो था, और उसी रूल से कहीं ना कहीं ये बात आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके सर, हाँ सर। इट हैड कन्वर्टेड $6,000 इंटू सिंगापुर डॉलर 9,000। ठीक है। RBI रेफरेंस रेट एट दैट टाइम वॉज 72 रुपीज़ पर $, एंड फॉर सिंगापुर डॉलर इट वॉज 52 रुपीज़। बेटा दोनों ही करेंसीज अदर देन इंडियन करेंसी है। ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था, अगर दोनों करेंसी इंडियन करेंसी ना हो, दोनों ही करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी हो, तो दोनों करेंसी को सबसे पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, विच एवर इज लोअर निकालेंगे, और जो भी विच एवर इज लोअर आएगा उसका 1% ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद दे रखा है बुक्ड डोमेस्टिक टिकट वैल्यू 7 लाख रुपीज़ एंड इंटरनेशनल टिकट वैल्यू 15 लाख रुपीज़। हालांकि बेटा आपको देखना पड़ेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन देकर कभी भी अपन आंसर नहीं निकाल सकते। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है। द कंसर्न हैज़ नॉट ऑप्टेड टू वैल्यू द मनी चेंज रूल एज पर। ओहो, याद है आपको 32(2)A अलग था, 32(2)B अलग था। मैंने जो आपको बताया बेटा वो 32(2)A के हिसाब से था, और ये भी यही बोल रहा है कि उसने 32(2)B जो ऑप्शन पर था, याद करो मैंने आपको बताया था, एक मैंडेटरी है दूसरा ऑप्शनल है, वो चाहे तो चूज करे, वो चूज नहीं कर रहा। हैज़ नॉट ऑप्टेड, उसने बोला बेटा हैज़ नॉट ऑप्टेड। तो फटाफट से मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा अपन को? 32(2)A लगाना पड़ेगा, 32(2)A। ठीक है, यानी कि रूल 32 सब रूल 2 का क्लॉज A अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। और बेटा अगर मैं वो अप्लाई करूंगा तो इन दैट केस आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले मैं फॉरेन करेंसी 1 और फॉरेन करेंसी 2, फॉरेन करेंसी 1 और फॉरेन करेंसी 2 जो कि है डॉलर, एक तो सिंगापुर डॉलर है, डॉलर तो अपन डॉलर नहीं लिखते सर, डबल कंफ्यूजन हो जाएगा, अपन तो डायरेक्ट कंप्यूट कर लेते हैं 1-2 मानकर। तो फर्स्ट अपन मान लेते हैं बेटा यहाँ पर US डॉलर, तो 6,000 को कन्वर्ट कर लेते हैं, और डॉलर का रेट कितना दे रखा है दोस्त? 72। और उसके बाद बेटा अपन कन्वर्ट कर लेते हैं 9,000 को, जिसका 52 दे रखा है, तो 9,000 का 52 दे रखा है, तो 6,000 का बेटा 72 कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 4,32,000। और उसके बाद में अपन 9,000 का 52 कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आपको दे रखा है 4,68,000। तो अगर मैं 4,32,000 प्लस कर देता हूँ 4,68,000, तो इट विल बिकम बेटा 9 लाख। ठीक है, हाँ सर। और बेटा इसी 9 लाख का अगर मैं कंप्यूट कर देता हूँ कितना? 1%, कितना? 1%। तो मालिक वही आपकी क्या बनकर आ जाएगी? मल्टीप्लाइड बाय 1%। तो दोस्त 1% यानी कि 9,000 आपकी बेटा यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और उसके बाद मेरे दोस्त ये तो था आपका फर्स्ट केस, और फिर सेकंड केस के लिए अगर मैं कंप्यूटेशन करूंगा तो वो बात कर रहा है बेटा बुक्ड टिकट्स की। उसके लिए उसने बोल रखा है आपको कि बेसिक एयर फेयर कंपोनेंट अंडर बोथ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टिकट वॉज 70% एंड 60%। बेसिक फेयर, क्योंकि बेटा जो अपन वैल्यू करना है, अगर आपको ध्यान हो एयर ट्रेवल के केस में तो अपन ने बताया था कि 5% डोमेस्टिक का, बेसिक एयर फेयर का 5% और बेसिक एयर फेयर का 10% इंटरनेशनल के केस में अपन वैल्यू करके चलते हैं।
तो उस तरीके से देखा जाए तो साहब डोमेस्टिक कितना है, डोमेस्टिक और फिर आता है बेटा आपके पास में इंटरनेशनल। ठीक है, हाँ सर। तो डोमेस्टिक विल बी बेटा 7 लाख और बाकी 15 लाख है, तो 7 लाख फिर आपका 15 लाख। इसमें पहले अपन क्या कंप्यूट करेंगे बेटा, बेसिक फेयर, और वो कितना है, डोमेस्टिक का 70%, इंटरनेशनल का 60%, 70%, 60%, और फिर बेटा यहाँ पर 5% और यहाँ पर 10%। आराम से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 लाख का 70% का 5% विल बिकम 24,500, और उसके बाद में मेरे दोस्त 15 लाख का 60% का 10%, दैट इज़ 90,000। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका आ रहा है कस्टम का। देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, और बेटा कस्टम का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पास्ट अटेम्प्ट का। इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ उठकर आ गया दोस्त इसके अंदर। तो बेटा यहाँ अपन टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें सॉल्व कराने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, नया कैनलाइजिंग एजेंट की बात करिए बेटा, ये अदर देन बाइंग कमीशन होता है। ये जो कमीशन होता है, जो चार्जेस पेड होते हैं, बाइंग कमीशन नहीं होता, अदर देन बाइंग कमीशन होता है। इसलिए बेटा इसको ऐड कर चलेंगे बस, और उसके अंदर कोई भी नई बात यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से बेटा आपका जीएसटी का आ रहा है। ठीक है, मेसर्स हाउसफुल कन्वेंशन हॉल इज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट इट्स हॉल फॉर फंक्शंस। इट प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिफंड, फॉर डिटर्मिनेशन द अमाउंट ऑफ रिफंड आउट ऑफ एडवांसेज रिसीव्ड बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई पर बेस होकर अपन को क्या निकाल कर देना है, रिफंड का अमाउंट निकाल कर देना है, डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, अमाउंट ऑफ रिफंड। ओके, देखें सर, हाँ चलो सर देखते हैं। एडवांस पेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग हॉल फॉर अ फंक्शन, जो कि बेटा 1 से 3 नवंबर को होना है। ठीक है, तो मैंने बुकिंग कब कराई थी, अपन एक बार चेन ऑफ इवेंट्स को लिख लेते हैं बेटा, ताकि अपन को कन्फ्यूजन ना हो कि इवेंट्स का सीक्वेंस क्या है, चेन क्या है। तो चेन ऑफ इवेंट्स को अपन फटाफट से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। एडवांस सबसे पहले बुकिंग के टाइम पर दिया है, तो बेटा जो फर्स्ट है उसमें मैंने एडवांस दिया है, और एडवांस दिया है मैंने बुकिंग पर। किस पर बोलो बेटा, सर मैंने बुकिंग पर एडवांस दिया है। ठीक है, हाँ, और बुकिंग पे जो मैंने एडवांस दिया है उस पर डेट कितनी थी बेटा, 16/7/19, और अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज़। अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज़। सेकेंड इवेंट क्या हुआ बेटा, एडिशनल डिपॉजिट, एडिशनल डिपॉजिट 18/8/19 को करवाया बेटा मैंने। कब करवाया, 18/8/19 को। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना बेटा, 2 लाख रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं सर। फंक्शन इज हेल्ड एज शेड्यूल्ड, फंक्शन इज हेल्ड एज शेड्यूल्ड। तो बेटा फंक्शन यानी कि सर्विस, सर्विस कब परफॉर्म हुई है, नवंबर में, यानी 1 से 3 नवंबर 19 के बीच में। ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आएगा, नो अमाउंट इज रिक्वायर्ड हियर डैश। फोर्थ, इनवॉइस इज इशूड। फोर्थ में क्या है बेटा, इनवॉइस इज इशूड। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स नहीं, टैक्सेबल वैल्यू, ध्यान रखना। टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर टैक्स लगाया जाता है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, 2,50,000। तो बेटा इनवॉइस कब बन के आ रही है, इनवॉइस बनकर आ रही है आपके पास 25/11 को, यानी कि बेटा फंक्शन होने के बाद में। और वो कितने की बन के आ रही है बताओ, 2,50,000 की। ठीक है सर, हाँ। एक पॉइंट मुझे दे रखा है, और वो ये दे रखा है कि कंसीडर दैट देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। ओके, ठीक है सर, देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स ऑन 15 अक्टूबर। डेट ऑफ, मतलब मैं कहूँगा चेंज इन रेट, क्या कहूँगा बेटा, चेंज इन रेट। और रेट में जो चेंज हुआ है वो कितनी तारीख को हुआ बेटा, 10 अक्टूबर को। सही कह रहा हूँ क्या मैं, 15 अक्टूबर को बेटा, 15।
ठीक है ना, 15 अक्टूबर को। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो मुझे कह रहा है सर व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिफंड पेबल टू दी क्लाइंट, क्लाइंट को मुझे पे कितना करना है। बेटा एक बार ध्यान रखना, हमेशा जब भी रेट ऑफ चेंज का केस हो ना बेटा, किसका केस हो, चेंज इन दी रेट ऑफ टैक्स का केस हो, तो उस चीज़ में कौन सा सेक्शन लगता है, मेरे सारे बच्चे बताएंगे सर। उस केस में सेक्शन लगता है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 किसका बेटा, CGST एक्ट का, है ना। सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स, सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस, और सेक्शन नंबर 14 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। और आप अच्छे से जानते हो बेटा, हम ये देखते हैं कि ज़्यादा इवेंट्स चेंज होने के बाद हुए कि चेंज होने के पहले। मतलब ये कि इनवॉइस, पेमेंट और परफॉर्मेंस, क्या बोला, इनवॉइस, पेमेंट और परफॉर्मेंस, तीन चीज़ें हैं। तीनों में से बेटा दो जिस तरफ भी होंगी, चेंज होने से पहले या चेंज होने के बाद, उधर का ही बेटा रेट लिया जाएगा। तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ सीधी, और हम ये मान के चलते हैं कि बेटा ये आपका है 15 अक्टूबर। ठीक है, हाँ सर, और 15 अक्टूबर 19, और 15 अक्टूबर 19 से पहले और 15 अक्टूबर 19 के बाद। अब देखो बेटा पहले क्या क्या हो गया। पहली बात तो आपका फंक्शन पहले परफॉर्म हो गया। देखो 1 से 3 नवंबर में बेटा आपका फंक्शन परफॉर्म हो गया, और वो हुआ है 1 से 3 नवंबर में, मतलब कि चेंज होने के बाद में हुआ है बेटा, क्योंकि चेंज तो अक्टूबर में ही हो गया और वो तो नवंबर में। तो मतलब मेन जो सप्लाई हुई है, वो सप्लाई कब हुई है, बताओ मुझे सारे बच्चे बताओ। तो सर एक तो सप्लाई बाद में हुई है, ओके, और दूसरी चीज़ देखो बेटा कि आपका जो इनवॉइस है वो भी बाद में आया। तो मैंने बोला ना, इनवॉइस, पेमेंट और परफॉर्मेंस, इनवॉइस, पेमेंट, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी बाद में हुई है, और बेटा आपका इनवॉइस भी बाद में आया है, सिर्फ पेमेंट आपका एडवांस आया है, इनवॉइस भी आपका बाद में ही आया है। सिर्फ एक चीज़ है दोस्त, और वो है आपका पेमेंट, जो चेंज होने से पहले, रेट चेंज होने से पहले आया है। और मैंने आपको बताया था बेटा इन तीनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो पहले का, बाद में हो जाएगा तो बाद का। और क्योंकि यहाँ पर बेटा दोनों इवेंट बाद में हुए हैं, तो बाद का ही रेट ऑफ टैक्स यानी 18% ही एप्लीकेबल होगा। पहले कितना था, 2.5% था जहाँ तक शायद मुझे ध्यान है, हाँ। और अब वो बेटा 9918 में चेंज हो चुका है। बोलो हाँ क्या ना, हाँ। तो यहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा बताएगा कोई मुझे। हाँ सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस है, तो इंट्रा स्टेट लगेगा कि इंटर स्टेट लगेगा बेटा, इंट्रा स्टेट लगेगा, C और S लगेगा। ठीक है, हाँ सर। तो इनवॉइस वैल्यू कितना था, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, मुझे बताओगे सर। बेटा जो टैक्सेबल वैल्यू था, टैक्सेबल वैल्यू वो कितना था, 2,50,000। उसके बाद मैं C भी चार्ज करूँगा, S भी चार्ज करूँगा एट द रेट ऑफ 9% और एट द रेट ऑफ 9%। तो बेटा 2.5 लाख में 9% कितना होता है, 22,500 और 22,500। तो टोटल विल बिकम 2,95,000। और बेटा मैंने डिपॉजिट, ये तो आपकी क्या आ गई बेटा, पेबल आ गया, क्या आ गया, पेबल। और ऑलरेडी पेड कितना है, पेड कितना है, तो बेटा अगर अपन पेड देखेंगे तो पेड निकल कर आएगा 3 लाख, पेड निकल कर आएगा 3 लाख। मतलब कि रिफंड निकल कर आएगा बेटा 5,000 का। रिफंड कितना निकल कर आएगा, 5,000 का। ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल था। ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो कुछ करना था क्या बताओ, केवल आपको चेक करना था इवेंट्स को। एक बार चेक हो गया 18% लगेगा, उसके बाद तो क्या बेटा टोटल निकालनी थी, जितना पे हो गया उसमें से माइनस कर दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है साहब। उसने मुझे 3 लाख दिया, बनता 295, 295 माइनस कर दो, हाँ क्या ना, हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, मेसर्स जॉइंडर ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स रफ रॉक कटिंग डायमंड्स टू मेसर्स अंकित एंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, बाहर से माल आ रहा है अपने पास में, रजिस्टर्ड सप्लायर है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में रजिस्टर्ड है। मेसर्स अंकित एंटरप्राइजेज इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस देम इनटू टूल्स एंड एक्सपोर्ट द सेम टू द सप्लायर इन ऑस्ट्रेलिया। बेटा अपने पास आएगा, अपन वापस भेज देंगे, क्या कर कर,
प्रोसेस कर द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस अदर देन कटिंग, पॉलिशिंग और फिनिशिंग। अपने पास आएगा, अपन कटिंग करेंगे, पॉलिश करेंगे, फिनिश करेंगे, भेज देंगे। मैसेस अंकित एंटरप्राइजेस रिक्वेस्टेड मैसर्स जॉइंटर ड्रिल्स फॉर यूज ऑफ सच टूल्स फॉर हिज बिजनेस इन इंडिया फॉर 3 months विच इज एग्रीड बाय द सप्लायर। बेटा गड़बड़ हो गई, जो लग रहा था वैसा हुआ नहीं। अंकित ने बोला है साहब जॉइंटर ड्रिल्स को कि हम उसे बनाने के बाद 3 महीने तक, बेटा 3 months के लिए उसे अपने बिजनेस में यूज करेंगे इंडिया के अंदर। और आप अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त, यहां पर ही सारा खेल खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 13 याद करो, और सेक्शन नंबर 13 में मैंने आपको क्या बताया था, सब सेक्शन नंबर 3 याद आया कुछ, EMMS टीपो। हाँ सर, EMMS टीपो, ये मैंने मेमोरी टेक्निक बना के दी थी आपको। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक तो बेटा रेजिडरी होगा हमेशा की तरह, जैसा 12 में भी रेजिडरी होता है, यहाँ पर भी रेजिडरी होगा। और उसके बाद होगा बेटा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड, जिसके अंदर बेटा 2 चीज़ें थी, गुड्स भी था, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड नहीं, दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी सेक्शन 12 में, सेक्शन 13 की बात कर रहा हूँ। गुड्स रिलेटेड और परफॉर्मेंस रिलेटेड, करेक्ट। सेक्शन नंबर 13 में क्या था, गुड्स रिलेटेड और परफॉर्मेंस रिलेटेड। और वहाँ पर याद है आपको, वहाँ पर बोला था एक्चुअल परफॉर्मेंस की प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। और एक्चुअल परफॉर्मेंस के केस में उन्होंने एक प्रोवाइजो डाला था, और प्रोवाइजो में उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट, जॉब वर्क वगैरह हो रहा है और वो यूज होने के बाद बेटा अगर वापस जा रहा है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इधर आओ। ये बेटा बाहर से आया इंडिया के अंदर, ठीक है, बाहर से आया इंडिया के अंदर, और बेटा यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, उसे हमने बनाया, प्रोसेस किया, कटिंग करी, पॉलिशिंग करी, और बेटा वापस बाहर भेज दिया। यहाँ पर इंडिया में यूज़ नहीं करना है। उस प्रोवाइजो में यही लिखा है। अगर आप सेक्शन नंबर 13 देखोगे तो जाके पढ़ोगे बेटा उसका सब सेक्शन नंबर 2, तो वहाँ पर बेटा प्रोवाइजो मिलेगा। उस प्रोवाइजो में यही लिखा हुआ है कि अगर वापस चला जाता है तो सप्लायर, मतलब कि सबसेक्शन 3, आई एम रियली सॉरी, मैंने सबसेक्शन 2 लिखा है यहाँ पर। सबसेक्शन 2 तो बेटा आपका रेजिडरी है, मैं सबसेक्शन 3 की बात कर रहा हूँ। और सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा तो सबसेक्शन 2 लगेगा, यानी कि रेजिडरी लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि देखो सबसेक्शन 3 में क्या दे रखा है, एक प्रोवाइजो दे रखा है कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रोसेस करने के लिए इंपोर्ट करते हो और उसे बेटा इंडिया में बिना यूज़ करे एक्सपोर्ट कर देते हो, तो सब सेक्शन 3 का कोई प्रोविजन नहीं लगेगा। मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस की प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन कब, जब आप बेटा मंगाते हो और वापस एक्सपोर्ट कर देते हो प्रोसेस करने के बाद। अगर यूज करते भी हो तो सिर्फ इतना यूज करते हो जो उसे टेस्ट करने के लिए जरूरी है। बेटा 3 महीना टेस्ट करने में नहीं लगते, और उसने तो अलग से कॉन्ट्रैक्ट करा है क्वेश्चन के अंदर कि मैं 3 महीने अपने बिजनेस में इसे यूज करूंगा। तो बेटा इसलिए यहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस कि प्लेस वाला प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और आपके लिए प्रोवाइजो में फॉल नहीं करोगे तो आप मेन प्रोविजन में फॉल करोगे, सब सेक्शन 3 में फॉल करोगे, और एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी। यानी कि बेटा इंडिया ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है मेरे दोस्त। ही देन एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, बाद में एक्सपोर्ट कर भी दोगे, मतलब नहीं है बेटा। आपने 12 लाख पर इसे इन्वॉइस करा है, इस इज द अजम्पशन दैट इज एन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। एक्सपोर्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना बेटा। एक्सपोर्ट बनाने के लिए एक कंडीशन होती है, देखो 4 कंडीशन होती है, मैं बताता हूँ। एक्सपोर्ट बनाने के लिए बेटा जो जनरली कंडीशन लगती है वो 4 कंडीशंस लगती है। पहली कंडीशन, सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रेसिपिएंट बाहर होना चाहिए। कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, क्या बोला मैंने, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कंसिडरेशन आना चाहिए। और चौथी कंडीशन होती है मेरे दोस्त कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, रेसिपिएंट बाहर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में कंसिडरेशन आना चाहिए। चौथी कंडीशन मेरे दोस्त, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होना चाहिए। और इस केस के अंदर बेटा मैंने आपको अभी अभी समझाया था, आप 13(3) के प्रोवाइजो में फॉल नहीं करोगे, यानी मेन प्रोविजन में फॉल करोगे। और 13(3) का मेन प्रोविजन बोलता है, क्या बोलता है कि प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और वो बेटा इंडिया है, क्योंकि प्रोसेस, कटिंग, फिनिशिंग जो भी की गई है वो इंडिया में की गई है। तो इंडिया ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनकर निकलेगा, और इसलिए ये एक्सपोर्ट नहीं बन पाएगा। इसे जीरो रेटेड सप्लाई नहीं बोलेंगे सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट के अंदर, ठीक है। हाँ सर।
ये बोल रहा है 9% से रेट बेटा लगा के दिखाओ, अगर वो नहीं बनता है तो सच स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अबव सर्विस एंड एक्सप्लेन द स्टैंड टेकन बाय मिस्टर अंकित। अंकित का स्टैंड बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट। डिटरमाइन दी, अगर टैक्स बनता है तो कितना बनेगा, 12 लाख पर 9%, 9% से बेटा बन जाएगा आपके पास में, यानी कि 1,08,000 रुपीज़ और 1,08,000 रुपीज़ का सी और एस आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ सर आगे चलें दोस्त, हाँ सर आगे चलो। तो बिल्कुल सिंपल सा केस था, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको क्या समझाना है, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 3 आपको समझा के चलना है, सब सेक्शन 2 तो रेजिडुअरी है, ठीक है ना। हाँ सर, उसके बाद आपके पास आ रहा है ये बेटा फिर से एक कस्टम का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर, जहां पर आपको क्या निकालना होता है, इंजरी निकालनी होती है और डंपिंग निकालनी होती है, और विच एवर इज लोअर आपको देखना है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर भी कोई नई बात नहीं है बेटा, स्पेसिफिकली पास्ट अटेम्प्ट से टैली कर जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए हम कोई नया बना के नहीं दिया, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और वो आ रहा है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। किसके ऊपर आ रहा है, इनपुट सर्विस distributor of a company is registered separately in the state of Kerala। बेटा कहाँ पर रजिस्टर्ड है बोलो, in the state of Kerala, and is distributing input tax credit to other units in the company। Following details are furnished for a particular month। You are required to help ISD department in distributing the ITC to other units that are carrying on manufacturing, supplying goods and services to customers। इसके अंदर बेटा आपको क्या दे रखा है, मुंबई दे रखा है। मुंबई के रेस्पेक्ट में आपको जो टर्नओवर दे रखा है वो कितना दे रखा है बताओ मेरे को, 12 लाख का। बेंगलोर के रेस्पेक्ट में जो टर्नओवर दे रखा है वो 60 लाख का। हैदराबाद के रेस्पेक्ट में जो टर्नओवर दे रखा है वो 30 लाख का, 36 लाख का। और त्रिवेंद्रम यानी केरला के रेस्पेक्ट में जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है 72 लाख का। ये मुझे क्या दे रखा है, टर्नओवर ऑफ रेलिवेंट मंथ ऑफ ईच यूनिट्स। तो मेरे पास में 4 यूनिट्स है बेटा, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। ओके सर, ठीक है। अब अपन फटाफट से बेटा क्या करते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको फटाफट से यहाँ पर एक डायग्राम कंप्यूट करवा देता हूँ और आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मुझे बताओ फटाफट से, सबसे पहले बेटा मैंने आपको बता रखा है, ये देखो कि ISD कहाँ पर रजिस्टर्ड है, ISD केरला में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ लिख दो बेटा ISD केरला में रजिस्टर्ड है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ISD अगर केरला में रजिस्टर्ड है तो उसकी यूनिट्स कहाँ कहाँ पर है, तो बेटा यूनिट्स कितनी, पहले तो ये देख लो, 1 2 3 4, देर आर 4 यूनिट्स। तो नियर अबाउट बेटा 4 यूनिट्स की बात वो कर रहा है। ओके, और 4 यूनिट्स के अंदर बेटा आप ऐसा एग्जाम में टेबल बना सकते हो ना, ऐसे बनाओगे तो आपको लगेगा सर एग्जाम में कैसे करेंगे, बेटा एग्जाम में टेबल बना लो ना 4 कॉलम की, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना उसमें। और फटाफट से हेडिंग दे दो, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, BAI, मुंबई, बेंगलोर, बेटा हैदराबाद, DERA। बेटा स्पेलिंग मिस्टेक माफ़ करिएगा अगर कहीं हो जाए तो, है ना। हैदरा DERA डबल ए हो गया, अरे बाप रे, एक बार देख लें फाइनली, HYDERA BAD, HYDERA BAD, हैदराबाद एंड त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम DRUM, क्या बोलेंगे, DRUM। ओके परफेक्ट। तो बेटा ये आपके पास हो गए सारे के सारे यूनिट्स जो अलग अलग लोकेशंस पे रजिस्टर्ड है। पक्का, हाँ सर पक्का। अब इसके बाद दोस्त इसके अंदर और आएगा, क्या आएगा, C और S की कहानी आएगी। ठीक है, किस किस की कहानी आएगी, एक आएगी बेटा C की कहानी और एक आएगी S की कहानी। तो एग्ज़ाम में आपको, मैं इस टेबल की बात कर रहा था बेटा, ऐसी एक एग्ज़ाम में आपको टेबल ड्रॉ कर लेनी चाहिए और उसके अंदर आप बता सकते हो CSI, CSI और CSI। तो बेटा मुझे बताओ कि अगर आपका ISD केरला में रजिस्टर्ड है, क्या बोला मैंने, आपका ISD केरला में रजिस्टर्ड है, तो आउट ऑफ केरला वो कभी भी ट्रांसफ़र करेगा क्रेडिट को, तो मैंने क्या बता रखा है आपको कि वो IGST ट्रांसफ़र करेगा, CGST SGST को वो कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांसफ़र है तो सामने वाले को क्रेडिट देनी पड़ेगी IGST के फॉर्म में। तो यहाँ पर तो बेटा हम जानते हैं कि IGST का क्रेडिट ही आएगा इन 3 लोकेशंस पे, और यहाँ पर बेटा तीनों का आएगा। यहाँ पर C और S क्योंकि विद इन द स्टेट है, वो भी केरला में रजिस्टर्ड है, त्रिवेंद्रम भी केरला में है, तो यहाँ पर बेटा C भी आएगा, S भी आएगा और I भी आएगा। ओके सर। और बेटा अगर मैं टर्नओवर लिख लूँ फटाफट से रेशियो निकाल कर, तो किसका कितना रेशियो आ रहा है वो देख लेते हैं। तो बेटा 12 × 12
12 5 जा 60, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72। एम आई करेक्ट? एक बार चेक कर लें। हाँ सर, 12 5 जा 60 होता है बेटा, 12 12 3 जा 36 होता है और 12 6 जा 72 होता है। मुझे 12 की टेबल आती है। तो ये बेटा आपका यहाँ पर रेशियो कंप्यूट हो गया 1 5 3 और 6। ठीक है, हाँ सर। और इसी रेशियो में अपन को बांटना, रेशियो के टोटल लगा लें एक बार, 6 और 6 12 और 3 15। तो बेटा रेशियो की टोटल कितनी हो रही है? 15। ओके, हाँ सर, रेशियो की टोटल हो रही है 15। अब इसी को अपन को 1/15, 5/15, 3/15, 6/15 करके पूरा का पूरा क्रेडिट क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को बेटा, क्या दे रखा है? टोटल आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ आईएसडी इंक्लूड सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज रिसीव ड्यूरिंग द मंथ वाज 48 लैक्स। बेटा ऊपर देखना, मुझे किस में दे रखा है? लैक्स में दे रखा है। मुझे किस में दे रखा है? अमाउंट लैक्स में दे रखा है, तो 48 लैक्स है। फ्रॉम दी अबव यानी 48 लैक्स में से आईटीसी एक्सक्लूसिव टू बेंगलोर यूनिट, बेटा आईजीएसटी बेंगलोर यूनिट का एक्सक्लूसिव आईजीएसटी कितना है? बेंगलोर यूनिट का जो एक्सक्लूसिव है, मैंने क्या बोला? साडा हक एथे रख। तो यूनिट क्या बोलेगी? यूनिट बोलेगी साहब कि ये हमारा है, हमें दो, कोई बांटने की जरूरत नहीं है। तो अगर बेंगलोर यूनिट का एक्सक्लूसिव 12 लाख है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था वो आईजीएसटी के रूप में ही जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम 12 लैक्स फटाफट से लिख देंगे और इनको एट द सेम टाइम कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, तो डैश 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 आप लगा सकते हो। उसके बाद वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि आईटीसी एक्सक्लूसिव टू त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद यूनिट्स सीजीएसटी एसजीएसटी 3 लाख ईच और टोटल कितना है? 6 लैक्स। यानी बेटा 6 लैक्स मिलाकर मुझे दो में बांटना है। 6 लैक्स मिलाकर इक्वल इक्वल, सी और एस में इक्वल इक्वल मुझे दो में बांटना है। त्रिवेंद्रम में भी बांटना है और हैदराबाद में भी बांटना है। लेकिन मैंने आपको बताया बेटा हैदराबाद आउट पड़ेगा, अलग चीज स्टेट में आएगा, तो वहां पर मैं उसे कन्वर्ट कर आईजीएसटी में बांटूंगा। और टोटल कितना है? 6। तो मुझे दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे कंप्यूट करेंगे दोस्त? मुझे बताएगा कोई? हाँ सर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हैदराबाद त्रिवेंद्रम यानी कि बेटा 3 और 6, 3 और 6, तो 6 + 3 हो जाएगा बेटा 9। तो बेटा 3/9 और 6/9, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, 3/9 और 6/9 में मैं कन्वर्ट करके बांटूंगा। तो बेटा कंप्यूट करें फटाफट से। हाँ सर कंप्यूट करते हैं। तो 6 × 3/9, एक सेकेंड, 6 × 3/9 और बेटा यहाँ पर करेंगे 6 × वापस से कितना? बोलो 6 × 6/9। ठीक है, हाँ सर 6 × 6/9। लेकिन मैं इसको नीचे लिखता हूँ ताकि ये सही हो सके। एक सेकेंड, 6 × 6/9 यहाँ लिख दूँ? हाँ सर, 6 × 6/9। तो ये बेटा हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि कंप्यूटेशन समझ में आ सके। और 6 × 3/9 विल बिकम बेटा 2। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट करके लिखूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आउट ऑफ जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश। हैदराबाद कहाँ पर है बेटा? आंध्र प्रदेश के हैं। और मैं क्योंकि आईएसडी केरला में रजिस्टर्ड, तो केरला से मैं आंध्र प्रदेश में सीजीएसटी एसजीएसटी को आईजीएसटी में कन्वर्ट करके दूंगा। ठीक है, हाँ वो 2 आ रहा है यानी 1 और 1। तो 1 और 1 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 2 में कन्वर्ट कर दिया। और बाकी बचा हुआ जो है बेटा 6 × 6/9 यानी कि 4। टोटल 6 था ना, 4 के बेटा टुकड़े कर दूंगा मैं, 2 और 2, क्योंकि मैं विद इन द स्टेट तो सेम ट्रांसफर कर सकता हूँ, केरला के अंदर। तो टोटल 6 था, तो हमने कैसे बाइफरकेट कर दिया बेटा? यहाँ पर 2 + 4, तो 2 + 4 करके हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, 2 + 4 में कन्वर्ट कर दिया। आगे चले। हाँ सर, आगे आ रहा है रेस्ट ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल इज कॉमन क्रेडिट टू ऑल द यूनिट्स एंड रिसीव फ्रॉम लोकल सप्लायर्स ऑफ केरला। बेटा लोकल सप्लायर्स से रिसीव हुआ है यानी कि क्या है? बोलो लोकल सप्लायर्स बोले तो सीजीएसटी एसजीएसटी। तो अदर स्टेट्स में कन्वर्ट करके दूंगा, खुद के स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी ही दे दूंगा। और बच्चा कितना मेरे दोस्त? 48 में से बेटा 12 भी चला गया और 48 में से मैंने 6 भी लेस कर दिया, तो मेरे पास में बचा है 30। बांटने के लिए कितना बचा है? 30। तो 30 को ही मैं बांटूंगा, तो कैसे बांटूंगा बताओ मुझे? 1/15, 5/15। तो 30 / 15 विल बी 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में आईजीएसटी में 2। यहाँ पर उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में 30 × बोलो बेटा 5/15 दैट इज 10। उसके बाद में 30 × 3/15 दैट इज 6। एंड अब फाइनली मैं सीजीएसटी एसजीएसटी बांट सकता हूँ। 30 × 6/15 दैट बिकम योर 12। तो 6 और 6 दैट बिकम योर 12। तो 6 और 6।
ठीक है सर। हाँ, आगे चलें दोस्तों। बेसिक क्या दे रखा है, बेसिक वैल्यू ऑफ डेबिट नोट रिसीव्ड। बेटा मैंने आपको बताया था आईएसडी के केस में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आ सकता है। डेबिट नोट आएगा तो वैल्यू बढ़ा देंगे यानी क्रेडिट बांट देंगे, क्रेडिट नोट आएगा तो अपन क्रेडिट स्पेसिफिकली कम कर देंगे। लेकिन अगर मैंने बताया था कि जितनी आपके पास में है उससे ज़्यादा कम हो जाती है तो डिफरेंस को अपन आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर देते हैं। ये पूरा प्रोविजन मैंने डिस्कस कर रखा है। बेसिक वैल्यू ऑफ डेबिट नोट रिसीव्ड कितना है, 50 लाख रुपीज़ का है। और बेटा प्रीवियस सप्लाई के रेस्पेक्ट में जिसमें रेट ऑफ टैक्स कितना था, 12% IGST था, बीइंग चार्ज एंड शोन सेपरेटली। बेटा सबके रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर सबको आपको बांटना पड़ेगा। 50 लाख का आपको निकालना पड़ेगा, 12% IGST यानी कि 6 लाख। और बेटा ये 6 लाख को जब मैं बांटूंगा सबके बीच में वापस से, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 6/15, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5/15 अकॉर्डिंगली। तो 6 को मैं मेमोरी में डाल देता हूँ, डिवाइड बाई 15 करते हैं दोस्त, तो 0.4 आता है। कितना आता है बोलो, 0.4। तो बेटा यहाँ पर 0.40 6 मल्टीप्लाइड बाय 5/15 दैट कम्स टू बेटा 2। उसके बाद में क्या आता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 15 दैट कम्स टू बेटा 1.2, दैट कम्स टू 1.2। एंड देन आफ्टर आपके पास में आता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6/15 दैट कम्स टू 2.4 बेटा IGST में डालूंगा, ठीक है ना। कहाँ डाला मैंने, IGST में 2.40। हाँ, क्योंकि बेटा ये IGST का लग कर आ रहा था। और उसके बाद में आ रहा है टोटल वैल्यू, बेसिक वैल्यू नहीं बेटा, बहुत बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ बोला था बेसिक वैल्यू और यहाँ बोल रहा है टोटल वैल्यू। बेसिक वैल्यू और टोटल वैल्यू में फ़र्क होता है। बेसिक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा टैक्सेबल वैल्यू, जबकि टोटल वैल्यू में टैक्स इंक्लूड होता है। टोटल वैल्यू में टैक्स इंक्लूड होता है। और वो दे रखा है बेटा मेरे को क्रेडिट नोट का, और रेट दे रखा है 9%, और बोल रहा है कि ये एक्सक्लूसिवली टू केरला, एक्सक्लूसिव टू केरला यूनिट। केरला यूनिट मतलब बेटा त्रिवेंद्रम वाली यूनिट। केरला यूनिट मतलब ये देखो, ये वाली त्रिवेंद्रम वाली यूनिट। तो त्रिवेंद्रम वाली यूनिट की बात करके चल रहा है। ओके सर। और अमाउंट दे रखा है 1,18,000। अब बेटा अपन रिवर्स कैलकुलेशन करके निकालेंगे। 118 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 दैट इज 100, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू 100 है। तो टैक्स का अमाउंट कितना हो गया बेटा, टैक्स का अमाउंट हो गया यहाँ पर 18 lakhs। और 18 lakhs का अगर मैं आधा कर दूंगा दोस्तों तो हो जाएगा आपका 9 लाख और 9 लाख, यानी कि बेटा 9 लाख रुपए यहाँ पर हमें रिवर्स करने पड़ेंगे CGST और SGST से। यानी कि 9 माइनस का और 9 माइनस का, वो भी किस में, केरला के अंदर। ठीक है दोस्त। हाँ सर। अकॉर्डिंगली बेटा यहाँ पर ये ख़त्म करता हूँ मैं और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और अपन टोटल लगाने की कोशिश करते हैं कि किसका कितना आया। ठीक है। हाँ सर। तो बेटा यहाँ पर मुझे क्रेडिट मिल रहा है क्लियर कट 2.40 का। यहाँ पर मुझे मिल रहा है 12 + 10 + 2 यानी कि 24 का। यहाँ पर मुझे मिल रहा है 2 + 6 + 1.2 यानी कि 9.20 का। और उसके बाद में बेटा यहाँ पर मुझे मिल रहा है कितना, 2 + 6 -9 -1। तो मेरे प्यारे दोस्त ये -1 जो आया है इसे आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। -1 जो है इसे आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर देंगे और 2.4 का बेटा आपका IGST का क्रेडिट यहाँ पर बना रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, वही मेरे को ये कह रहा है। ऑल्सो मेक योर कमेंट्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ ITC इन क्रेडिट नोट इफ एक्सीड द ITC फ्रॉम इनवॉइसेस एंड डेबिट नोट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ फॉर एनी। तो बेटा कमेंट अपन को यही करना है कि द फॉलोइंग ITC जो नेगेटिव में आया एक्सीड करने के बाद दैट शुड बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। तो जिस भी टैक्स पीरियड के लिए आप ये काम करके चल रहे हो बेटा, अपने केस में कौन सा है, अपने पीरियड में अपने बता ही नहीं रखा है बेटा, केवल रेलिवेंट मंथ लिख रखा है। तो जो भी रेलिवेंट मंथ है उसी रेलिवेंट मंथ यानी उसी टैक्स पीरियड की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में और वो आ रहा है ये रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर है पार्ट बी का फर्स्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश इज रजिस्टर्ड विद कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट यूपी स्टेट फॉर डिडक्टिंग GST। डिडक्टिंग GST बेटा TDS की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बोलो, TDS की बात होकर चल रही है। इट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बेटा PSU पहले कौन था, देखो बेटा जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जो सर्विस दे रहा है वो कौन है बेटा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मजा आने वाला है दोस्त। एक नोटिफिकेशन था, अभी याद दिलाऊंगा आपको, एक नोटिफिकेशन था रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है।
और डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। और बेटा वैल्यू जो है गुड्स वैल्यूड बोले तो टैक्सेबल वैल्यू 3,50,000। PSU एग्री डेट नो टैक्स इज डिडक्टेबल ऑन दिस सप्लाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इट लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो नॉट लायबल CGST SGST as it is a local levy and IGST tax deduction is not applicable if it is located in another state other than the state in which the department is registered. You are required to comment on this. बेटा इनका लॉजिक लगेगा नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन लॉजिक गलत है। वो कह रहा ना IGST नहीं लगेगा क्योंकि दूसरे स्टेट में है, बेटा ये लॉजिक गलत है। IGST इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि दूसरे स्टेट में है, बेटा IGST इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि दूसरे स्टेट में है। IGST इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था और मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर जो नोटिफाइड पीपल है वो आपस में देंगे तो GST डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। याद करो, एक नोटिफिकेशन था जहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बेटा कोई भी नोटिफाइड पर्सन या फिर बेटा कोई भी लोकल अथॉरिटी, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है सेक्शन नंबर 51 के ऊपर किस किस पे एप्लीकेबल होता है। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक बनाकर याद भी करा रखा है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, मेमोरी टेक्निक बनाकर आपने याद भी करा रखा है। वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। मेरा TDS वाला बेटा मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना के बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करवाया, सेक्शन नंबर 51, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा बेटा, आपको ज़रूर देखना। और वहाँ पर मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर सेम टू सेम, मतलब कि बेटा जो नोटिफाइड है अगर वही नोटिफाइड को दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को दे रही है, PSU को दे रही है, लोकल अथॉरिटी को दे रही है, बॉडी कॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ऊपर स्टेक है, अगर ऐसी बॉडी कोई दे रही है, मतलब बेटा आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, उसमें TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पर बेटा PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पास आओ ना, मैंने टेक्निक भी बताई थी आपको, याद करो। PAS जिसमें P का मतलब क्या था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्योंकि नोटिफाइड बॉडी यानी गवर्नमेंट को दे रही है तो दोनों आपस में क्या हो गई बेटा? गवर्नमेंट हो गई। और इसीलिए यहाँ पर बेटा आपको TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लॉजिक इन्होंने लिया है कि साहब आउटसाइड स्टेट है, तो बेटा ये लॉजिक गलत है, ठीक है। हाँ नहीं लगेगा, लेकिन इस लॉजिक से नहीं लगेगा कि दोनों ही क्या है बेटा? नोटिफाइड पर्सन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें आ जाएगा और PSU भी उसमें आ जाएगा, दोनों ही आपस में दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर TDS डिडक्ट नहीं होगा। अगला सवाल बोल रहा है वुड देयर बी एनी डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस है इफ इंस्टीड ऑफ PSU इट वॉज एन एंटिटी इन द प्राइवेट सेक्टर? बिल्कुल, फिर डिफरेंस आ जाएगा दोस्त, क्योंकि फिर देने वाला चेंज हो गया। अब देने वाला नोटिफाइड पर्सन नहीं है। मैंने आपको बताया भी था बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और लोकल एजेंसी वगैरह अगर है और वो नोटिफाइड पर्सन से ले रही है या दे रही है, इन दैट केस टैक्स नहीं लगता, सॉरी TDS नहीं कटता, ठीक है। TDS नहीं करता, टैक्स तो लगता है लेकिन TDS नहीं करता। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। और इस केस के अंदर बेटा सामने वाला क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर, उसने बदल दिया, उसने देने वाले इंसान को बदल दिया, PSU की जगह प्राइवेट सेक्टर कर दिया। और अब बता रहा है रेट 1% का है, तो बेटा लगा दो ना 1% से, क्या दिक्कत की बात है? बस ये बताओ देने वाला रजिस्टर्ड कहाँ पर है? तो बेटा देने वाला अगर रजिस्टर्ड है बाहर बोले तो दिल्ली के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बता रखा है? इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। तो बेटा यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन बता रखा है वो दिल्ली में बता रखा है। बोलो कहाँ बता रखा है? दिल्ली में, यानी बेटा IGST लगकर चलेगा। और अगर मैं 3.5 लाख के ऊपर 2% लगा देता हूं तो 7,000 रुपीज़ का बेटा यहाँ पर आपका TDS डिडक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। इफ द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी अंडरटेक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस फॉर द डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली, ओ माई गॉड, व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ टैक्स डिडक्शन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 5 लाख? मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा। मैं बताता हूँ कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बेटा, वो रजिस्टर्ड कहाँ पर है मुझे बताओगे? हाँ सर बताएंगे ना। वो रजिस्टर्ड है UP के अंदर। मैं पूछ रहा हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है, और बेटा सप्लायर की लोकेशन कहाँ पर है? मैंने क्या पूछा? प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है और सप्लायर कहाँ पर है? बेटा प्लेस ऑफ सप्लायर भी कहाँ पर है? दिल्ली, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ रजिस्टर्ड है? दिल्ली में रजिस्टर्ड है। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3, क्या बोला मैंने? RIP RIP 234, तो सब सेक्शन नंबर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद करो, मैंने टेक्निक बना के याद करवा रखा है आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसलिए बेटा यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या निकल जाएगी आपकी? दिल्ली। और बेटा आपको ध्यान है, एक्सेप्शन था
जहां पर बताया था कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, देन इन दैट केस टीडीएस शुड नॉट बी डिडक्टेड। उस केस के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। किस केस के अंदर? जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई या फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर अदर देन द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का स्टेट यूपी है, अगर यूपी के अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई चली जाती है, यूपी के अलावा लोकेशन ऑफ सप्लायर चला जाता है, ये दोनों एक स्टेट में आ जाते हैं और ये दूसरे स्टेट में पड़ जाता है, तो बेटा मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था कि टीडीएस काटने में आपको डिफिकल्टी होगी, आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाओगे। अगर कर लोगे तो बेटा सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा और ये एसजीएसटी आप दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। बेटा ममता बनर्जी मोदी को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगी, ध्यान रखना। तो एक स्टेट में अगर एक गवर्नमेंट है, दूसरे स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपस में कभी भी इंटरचेंज नहीं करेगी। बोलो हाँ कि ना। और बेटा इसीलिए हम यहाँ पर क्या नहीं कर पाएंगे, टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सेप्शन का केस था, मैंने आपको लॉजिक बताकर समझाने की कोशिश करी है। आई होप समझ में आया होगा बेटा। अगर आपने एक्सेप्शन पढ़ रखे थे तो वहाँ पर क्लियर कट एक्सेप्शन में ये चीज़ दे रखी थी। अगला केस बेटा 4th नंबर पे पूछ रहा है, द डिसबर्सिंग ऑफिसर हैज़ नॉट पेड द टैक्स डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ February 19। तो जितना भी टीडीएस डिडक्ट करा था 2 लाख रुपए का, वो बेटा फरवरी के महीने में जमा नहीं करवाया अंडर सीजीएसटी एंड 2 लाख अंदर एसजीएसटी। ओके, 2 लाख अलग अलग था। टू द गवर्नमेंट अकाउंट ऑन रेलिवेंट ड्यू डेट पे जमा नहीं कराया। ओके, but has paid on 14th of May 2019. Further return for that month is also filed on that date. मतलब रिटर्न भी उसी फाइल को फाइल करा एंड सर्टिफिकेट इशूड साइमल्टेनियसली, और सर्टिफिकेट भी तभी इशू करा। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। डिसबर्सिंग ऑफिसर अंडर द जीएसटी लॉ। तो बेटा फटाफट से कंप्यूट कर लेते हैं, उसमें कौन सी आफत की बात आ गई। इधर आओ फटाफट। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं बेटा, लेट फी निकाल लेते हैं रिटर्न के केस में, और सर्टिफिकेट के केस में लेट फी निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये लेट फी बेटा आपकी रिटर्न की हो जाएगी और ये लेट फी आपकी सर्टिफिकेट की हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर, तीनों कैलकुलेट यहाँ पर अपन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बेटा मुझे बताओ ड्यू डेट क्या होती है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। टीडीएस जमा करने की ड्यू डेट क्या होती है? इधर आओ मेरे सारे दोस्त, इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ। 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आपको पता है कि नहीं पता है? पता है सर। अब मेरे बात सुनो, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ से बेटा आप गिनोगे कहाँ तक? जहाँ तक आपने पे नहीं करा। और बेटा मेरा महीना है, मेरा टैक्स पीरियड है फेब्रुवरी। तो बेटा अगर फेब्रुवरी की बात करेंगे तो 10th ऑफ मार्च आएगा। क्या आएगा बोलो? 10th ऑफ मार्च। और मेरे दोस्त 10th ऑफ मार्च में कितने दिन होते हैं बेटा? 31 डेज होते हैं। उसमें से अगर 10 हटा दोगे तो कितने निकल कर आएगा? 21 निकल कर आएगा। तो 21 डेज तो ये हो गए। प्लस बेटा मार्च के बाद आता है अप्रैल होता है 30 का पूरा, और फिर मई में से जमा कराया 14 तारीख को, तो 14 ये पूरा। तो बेटा अगर मैं ऐड करूँगा 14 + 30 + 21 तो इट विल बिकम 65 डेज। कितना निकल कर आएगा बताओ? 65 डेज। तो बेटा मैं 65 डेज के हिसाब से यहाँ पर कंप्यूट करके चलूँगा। तो 65 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कितना है मेरे मालिक? 2 लाख रुपए का यहाँ पर अमाउंट है बेटा, और 18% आपका जीएसटी का रेट होता है। तो 2 लाख पर 18% 65 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 65 दिन के लिए। कितना निकल कर आएगा? इंटू 18%। बेटा ये निकल कर आ रहा है 6411। और बेटा ये सिर्फ सीजीएसटी में निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो एसजीएसटी में पैरेलल आपको निकालना पड़ेगा। 6411 और 6411 सीजीएसटी का और एसजीएसटी का पैरेलल बता रहा हूँ मैं। हाँ सर। उसके बाद बेटा 100 रुपीज़ पर डे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आपको पेनल्टी देनी होती है। यहाँ पर अगर मैं 65 दिन की पेनल्टी निकालूंगा 100 रुपये से बेटा, तो वो 6500 हो जाएगी, 6500, लेकिन मैक्सिमम अप टू 5000 रुपीज़ ही लग सकती है। इसलिए बेटा 5000 रुपीज़ की दोनों ही केसेस में यहाँ पर आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 6411 क्या लग जाएगा बेटा? इंटरेस्ट लग जाएगा 6500, मैक्सिमम 5000 ही हो सकती है, तो 5000 यहाँ पर लेट फी लग जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलें। हाँ सर, अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, टाइम्स ग्राफिक्स लिमिटेड हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी इन जापान ऑन 12th ऑफ जनवरी 18। ठीक है, आफ्टर पेइंग कस्टम ड्यूटी ऑफ 15 लाख फॉर इट्स यूज इन इस फैक्ट्री एंड री एक्सपोर्टेड ऑन 10/10, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एडवाइस इतना रिगार्डिंग ड्यूटी ड्रॉबैक सेक्शन 74 सेक्शन 75। मेरी बात सुनो बेटा, आती है, यूज़ करते हैं, वापस भेजते हैं। कस्टम का क्वेश्चन है यार, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कस्टम के क्वेश्चन तो करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि बेटा जनरली वो आपके पास्ट अटेम्प्ट में से ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है बेटा 95%, 75%, 75%, 75%।
कौन से ब्लॉक में फॉल कर रहा है। तो आप पीरियड निकाल लो कि भाई कितना पीरियड यहाँ पर यूज़ हुआ, और अकॉर्डिंगली बेटा जो टेबल है उस टेबल में जाके देखो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, 85% में फॉल कर रहे हो, 75% में फॉल कर रहे हो, अकॉर्डिंगली जितना भी आपने यूज़ करा है उतना ड्रॉबैक आपको वहाँ पर परसेंट से मल्टीप्लाई कराने पर मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो दोस्त, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। एग्जाम के पेपर में भी हम क्या दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं। अब आ रहा है बेटा अगला क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। मैसर्स फ्लाई बाय नाइट tour operator availed input tax credit in respect of certain transactions where no such supplier was existent or from a person not doing any business from a registered person। ओ भैया इधर आओ, ये तो बहुत अच्छे से याद करा रखा है, और याद करो बेटा ये अमेंडमेंट में से है। देखो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं बेटा, इतना सा पढ़ते ही चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर बेटा एक क्वेश्चन पढ़ते ही चेहरे में संतुष्टि एकदम, आहा मुझे आता है। रूल 86A बेटा, ऐसे क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चे का कि ये मैं पढ़ के आया हूँ, अमेंडमेंट में से था यार, मैंने दोस्त याद तक कराया था आपको। याद करो, मेमोरी टेक्निक बना के गाना बना के याद कराया था। वो भी फ्रॉड है, मैं भी फ्रॉड हूँ, गुड्स नहीं आया, इनवॉइस नहीं आई, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं हुआ। देखो बेटा चारों की चारों कंडीशन तो मैंने आपको याद करा दी। वो भी फ्रॉड है यानी सप्लायर इज फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन, recipient is fraudulent registration, invoice has not been received, goods or service has not been received, and the tax is not paid to the government in respect of the supply. In all the following cases, the commissioner or any person authorized by the commissioner not below the rank of assistant commissioner may block your input tax credit। आपका input tax क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। और मैंने आपको बेटा इश्यूज एंड कंसर्न्स भी बताए थे कि साहब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात नहीं कर रखी, पीरियड ऑफ ब्लॉकेज को लेकर ब्याज की, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रखी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर बाद में जाके लगता है साहब सही था, ओपन कर दिया तो इतने पीरियड आपने मेरा आईटीसी ब्लॉक कर दिया, वो आईटीसी में यूज़ नहीं कर सकता, मुझे इंटरेस्ट कौन देगा उसके ऊपर, ये बातें नहीं हो रखी हैं। प्रिंसिपल जस्टिस की बात नहीं हुई, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को लेकर दोस्त, तो बात कहीं ना कहीं गंभीर निकल कर आती है। और उसी के ऊपर ये था बेटा, वो पूछ रहा है आपसे कि इज इट पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है, और कौन सर्कमस्टांसेस में कर रखा है। अरे वो भी फ्रॉड था, मैं भी फ्रॉड था, गुड्स नहीं आया, सर्विस नहीं आई और गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं हुआ। बस इंग्लिश करके लिख दो। ये मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में पूरा अच्छे से याद कराया था बच्चों को, क्योंकि मुझे मालूम था, और ये मेरा वो था बेटा जहाँ से मैंने आपको बताया था। रूल 36(4) ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था उसमें से आया था, और 86A के लिए भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में दे दिया था मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, वो भी यहाँ पर आपका टच हो गया एग्जाम के अंदर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्त, थोड़ा सा जूम आउट करके पढ़ें। हाँ सर, आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। मिस्टर जगजीवन हैज़ फाइल्ड द GSTR 3B रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट प्रिस्क्राइबिंग फॉर फाइलिंग इट। बेटा लेट हो गया फाइल करने के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेट हो गया तो हो गया। द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज ऑफ द ओपिनियन दैट पेनल्टी हैज़ टू बी लेवीड अंडर 73(9) और 73(11). 73(11) याद करो, कुछ याद आया? 30 दिन के अंदर अगर पे नहीं करोगे, कलेक्ट किया हुआ टैक्स, मैंने बताया था बेटा कलेक्ट करके रख गए अपने पास, 30 दिन तक गवर्नमेंट को पे नहीं करा तो पेनल्टी लगती है, लेकिन शो कॉज नोटिस देना पड़ता है। एंड इज डिसाइडेड टू पास एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी 10%, ठीक है, और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट द अमाउंट हैज नॉट बीन पेड विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। बात सही है। डिस्कस द डिसीजन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज टू करेक्टनेस और अदरवाइज, ऑल्सो डिस्कस द लॉ इंटीमेशन पीरियड इशूइंग ऑफ शो कॉज नोटिस। बेटा ये गलत है, ये डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। इसमें कहीं पर भी शो कॉज नोटिस को लेकर बात नहीं हुई, उन्होंने बोला साहब 30 दिन में टैक्स पे नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट पेनल्टी लगा देंगे, ये गलत है, ये गलत है। आपको कहीं ना कहीं बेटा शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। और फिर ये मेरे से बोल भी रहा है, देखो ये पूछ भी रहा है कि शो कॉज नोटिस देने का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 3 months बेटा, 3 साल खत्म होने से, यानी 2 साल 9 महीने, तकरीबन 2 years 9 months के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस देना होता है। मतलब कि डिमांड ऑर्डर बनाने से 3 महीने पहले आपको शो कॉज नोटिस देना होता है, ठीक है। तो जो डिमांड ऑर्डर का टाइम बेटा वो है आपकी जो रिटर्न लास्ट डेट होती है ना बेटा, वो सितंबर वाली याद करो, अक्टूबर का रिटर्न और फाइनल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर दिसंबर वाला, वो अपन पकड़ते हैं। हाँ सर। और वहाँ से 3 साल, तो 3 साल आपका पीरियड होता है डिमांड ऑर्डर का। किसका? डिमांड ऑर्डर का। और डिमांड ऑर्डर का पीरियड 3 साल होता है, तो उसके 3 महीना पहले, मतलब खत्म होने से 3 महीना पहले आपको क्या दे देना चाहिए? शो कॉज नोटिस दे देना चाहिए। वही चीज़ आपको यहाँ पर समझानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप एंटाइटलमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। यार ये आपका होमवर्क हो जाएगा यार, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू बेटा, ये बिल्कुल आपके पास्ट अटेम्प्ट से टैली कर जाएगा, जहाँ पर आपको बताना है कि वो मिलेगा कि
नहीं मिलेगा। सीज का बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो लिखा हुआ है कि वेदर द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ सीज का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या 5 अटेम्प्ट से टैली करा सकते हो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है मिस्टर महेंद्रन इज एग्रीव्ड, मिस्टर महेंद्रन, नाम जोरदार जोरदार है दोस्त, मिस्टर महेंद्रन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी एंड वांट्स टू मेक एन अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। है नहीं कर सकते ना, समझा नहीं मैं। इज एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी एंड वांट्स टू मेक अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, कैसे नहीं कर सकते दोस्त, गलत है। वाइल कमेंटिंग ऑन द डिसीजन यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेट दी पावर्स, देखो पावर्स ऑफ रिविजनल अथॉरिटी तो बेटा आपको 108 में मिल जाएगी, उसके लिए तो उसने दे रखा है कि पावर्स आपको 108 में मिल जाएगी, कब कब वो ऑर्डर पास कर सकता है जो सबॉर्डिनेट के द्वारा उसको लगता है गलत है, एयरनेस है, अपने रेवेन्यू के इंटरेस्ट में है, ये सब उसके पास में रीजन होते हैं, जब वो क्या कर सकता है, रिविजनल अथॉरिटी बेटा खुद ले सकता है या कमिश्नर के बोलने पर केस को लेकर क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। मैंने इसको मैं आपको समझाया भी था कि सबसे पहले होता है बेटा ऑर्डर इन ओरिजिनल, इसके अगेंस्ट हम जाते हैं, हम जाते हैं, पार्टी जाती है बेटा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी क्या बोलते हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, हाँ सर, ओके सर। और उसके बाद में बेटा इसके पैरेलल होती है रिविजनल अथॉरिटी, क्या होती है इसके पैरेलल, रिविजनल अथॉरिटी, जहां कौन जाता है, डिपार्टमेंट जाता है, रिविजनल, एक सेकेंड, रिविजनल अथॉरिटी होती है जिसमें डिपार्टमेंट जाता है, अपन नहीं जाते बेटा, डिपार्टमेंट जाता है, और पीरियड होता है बेटा 6 महीने का। मैं आपको समझाता हूँ, इधर आओ, देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि सर आपको प्रॉब्लम है, क्या है बेटा, प्रॉब्लम है तो जाओ, कोई मना नहीं है, आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, क्या बोला मैंने, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओ। डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम है बेटा, वो जाएगा रिविजनल अथॉरिटी के पास, लेकिन डिपार्टमेंट रिविजनल अथॉरिटी के पास तभी जा सकता है जब 6 महीने की टाइम लिमिट जो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने की वो पूरी हो जाए। क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग ही देखो आप, उससे पता पड़ जाएगा आपको। आप अगर रिविजनल अथॉरिटी से परेशान हो तो बेटा आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही रिविजनल अथॉरिटी केस को रीओपन करती है, 6 महीने के बाद और 3 साल के अंदर, आफ्टर 6 मंथ्स और बिफोर 3 ईयर्स। क्या बोला मैंने, आफ्टर 6 मंथ्स बट बिफोर 3 ईयर्स, 6 महीने के बाद। सर 6 महीने के बाद क्यों, क्योंकि बेटा 6 महीने का टाइम होता है ना यहां जाने का, तो ये तो बोल रहा हूं, अगर 6 महीने का टाइम यहां जाने का है तो उसके बाद ही तो ये रीओपन करेगी, तो बेटा इसके डिसीजन के अगेंस्ट यहां थोड़ी ना जा सकते हो, वही तो बात है ना बेटा, इसके डिसीजन के अगेंस्ट तो सिर्फ और सिर्फ कहां जा सकते हो, ऊपर, ये भी और ये भी, कहां, ट्रिब्यूनल, हाँ सर याद आ गया। तो ये तो सिंपल सा केस है, तो ये जो भी है बेटा इसमें अपन कमेंट कर देंगे कि उसका डिसीजन गलत है, वो नहीं जा सकता, और बेटा लॉजिकली नहीं जा सकता, क्योंकि जाने का 60 दिन का टाइम पीरियड ही खत्म हो गया। अब अगर जाना है तो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, अपीलेट अथॉरिटी में आप नहीं जा सकते हो। पावर्स आपको दे रखी है बेटा, वो 108 से आप बता सकते हो, टाइम पीरियड मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, टू एक्सरसाइज दी पावर ऑफ रिवीजन की पावर का मैंने बता दिया बेटा, 6 महीने के बाद और 3 साल के अंदर। ओके सर, ओके। तो दोस्त अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है देखें, हाँ सर, हु आर द मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं, और 2 रिकमेंडेशन। मेरे दोस्तों पूरा का पूरा लेक्चर बना के पढ़ा रखा है जीएसटी का आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैंने वो अपना जीएसटी नटशेल सीरीज का लेक्चर डाल रखा है, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, वहां पर बेटा मैंने बहुत डिटेल में इसे डिस्कस कर रखा है, पूरा का पूरा आर्टिकल लाइन वाइज लाइन बेयर लॉ से आपको पढ़वा रखा है, वहां जाकर आप इसे रेफर कर सकते हैं। मैं सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, हाँ सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा अपने पास में, पार्ट बी, डिसाइड रीजन वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि जरूरी नहीं है, देखें, हाँ सर देखो, एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सर कलर आप रेड ही रखा करो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, कलर रेड ही रखूंगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैज प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है नोटिफाइड प्रोडक्ट्स बीइंग टेक्सटाइल एंड प्रिंटिंग अमाउंटिंग टू 19.25 लाख, 20 लाख से कम है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इतना। दीज प्रोडक्ट्स आर मेड बाय क्राफ्टमैन बाय बोथ हैंड एंड मशीन इक्वली, नहीं चलेगा, इक्वली नहीं चलेगा, याद करो। और पेन ऑब्टेन कर लिया, ई वे बिल जनरेट कर लिया, क्या पागल बनाने के लिए क्या शानदार क्वेश्चन बनाया। देखो बेटा लिमिट 20 लाख से कम रखी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, देखा आपने। दूसरी कंडीशन ऑब्टेन कर लिया पेन और ई वे बिल जनरेट कर लिया, वो भी पूरी करा दी। लेकिन बेटा तीसरी कंडीशन होती है कि क्राफ्टमैन के केस में जो मेजोरिटी होनी चाहिए वो हैंड की होनी चाहिए, हैंडमेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, हैंडमेड होना चाहिए। थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत बेटा आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो, इत्तू सा मशीन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन मेजोरिटी जो होनी चाहिए ना बेटा, मेजोरिटी वो हैंडमेड होनी चाहिए।
समझ में आ रही बात? तभी तो क्राफ्टमैन का मतलब निकलेगा, तभी तो गवर्नमेंट आपको एग्जामिशन देगी। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो आप। वो कह रहा है हैंड और मशीन का इक्वल इस्तेमाल हुआ है, इक्वल नहीं चलेगा, मेजोरिटी हैंड की होनी चाहिए, इक्वल नहीं चलेगा, एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 20 लाख से नीचे होना चाहिए, पैन और ई-वे बिल ऑब्टेन कर लिया हो, और तीसरी कंडीशन बेटा मेजोरिटी हैंड की हो, तभी क्राफ्टमैन के केस में आपको एग्जामिशन मिलकर चलेगी। क्योंकि यहाँ पर बेटा तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो यहाँ पर बेटा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। दूसरा केस आ रहा है, बंतु ऑफ दिल्ली, मिस्टर बंतु ऑफ दिल्ली डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस अक्रॉस इंडिया एंड हिज इंट्रा स्टेट टर्नओवर। बेटा बहुत ही शानदार, क्या बोल रहा है? इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट बोले तो इंटर नहीं है, और इंटर नहीं है तो बेटा बंतु भाई साहब सेक्शन 24 से तो बच गए। सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से बच गए, क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग बोले तो बेटा गुड्स सर्विसेज की ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है, गुड्स की ट्रेडिंग होती है ना, बाय सेल ऑफ गुड्स अक्रॉस इंडिया एंड इज इंट्रा स्टेट टर्नओवर डिटेल्स बिलो। टैक्सेबल सप्लाईज कर रखी है, एग्जाम सप्लाई कर रखी है दिल्ली से और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बेटा अपना कौन सा? 4, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उसमें ये नहीं आता। बेटा मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन लिमिट से क्वेश्चन आएगा, देख लो वहां से भी आ गया, वहां से भी आ गया। ये भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाला था, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और लिंक अपने टेलीग्राम वाले पे जाके देख सकते हो। ये भी मैंने डाला था, और मैंने डायग्राम बना के डाला था यार, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन लिमिट्स का एक डायग्राम, जिसमें पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्लस पूरा का पूरा कंपोजिशन की लिमिट्स मैंने डिस्कस कर रखी थी, उसके अंदर फ्लो चार्ट बना रखा था। और मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, पौंडीचेरी और तेलंगाना। और फिर बचते हैं रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, जहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, याद करो कि एपी का मतलब होता है अरुणाचल, ना कि आंध्र प्रदेश। यहाँ आंध्र प्रदेश दे रखा है और एग्जाम सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल और एग्जाम कर रहा है बेटा तमिलनाडु से। तमिलनाडु भी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता। और मैंने आपको एक पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन के ऊपर अलग से लेक्चर बना के दे रखा है, जहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था, याद करो, यूनिवर्सल फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले टोटल निकालो, फिर चेक करो कि आप पे कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होती है। उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि अगर कोई सा भी ऐसा स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट बेटा, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो बेटा आपकी लिमिट रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी? 10 लाख। कितनी रह जाएगी? 10 लाख। यहाँ पर क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है नहीं, तो मेरी बेटा रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स का केस और एक्सक्लूसिव गुड्स का केस है, तो मैं 40 लाख में फॉल करूंगा। इंटर स्टेट है नहीं तो 24 में आऊँगा नहीं, इंटर स्टेट है नहीं तो 24 में आऊँगा नहीं। बेटा टैक्सेबल सप्लाई हो रही है दिल्ली से 18 लाख, 10 लाख, 28 लाख, 28 लाख प्लस 5 लाख प्लस 6 लाख, 39 बेटा, लेस देन बोलो हाँ कि ना? हाँ, 39 कम है ना 40 से, तो रजिस्ट्रेशन कराना है क्या? नहीं कराना साहब, 40 लाख को एक्सीड आपने नहीं करा। सर यहाँ पर अरे बेटा यहाँ से तो एग्जाम सप्लाई है, मैंने बोला जिस स्टेट से एक्सक्लूसिव एग्जाम है वहाँ तो वैसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। और बेटा टोटल देखा जाए अगर पैन इंडिया वाइज एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 6, तो सेक्शन 2 का क्लॉज 6 अगर आप पढ़ोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 6 एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे रखी है। एग्रीगेट टर्नओवर अपन को पैन वाइज लेना होता है, क्योंकि सेक्शन 22 के अंदर बेटा एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन की बात कर चलता है। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो 39 लेस देन 40 है, तो बेटा रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं। अरे वाह, पेपर खत्म हो गया साहब। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्त, ठीक है? हाँ सर। मिस्टर एक्स इज इम्पोर्टेड सम आइटम्स फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। सिंस ही वॉज अनेबल टू मेक अ सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा, उसने प्रोविजनल असेसमेंट की डिमांड करी है। पेंडिंग टेक्निकल टेस्टिंग, ओके, द टेक्निकल रिपोर्ट 5/5 को आगे डिस्कस अबाउट द टाइम लिमिट अवेलेबल टू द ऑफिसर फॉर फाइनलाइजिंग द प्रोविजनल असेसमेंट एज पर लॉ एंड गाइड मिस्टर एक्स व्हेन इज प्रोविजनल असेसमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये रूल्स से आया है। अरे यार फिर से अपन को रेड कलर लेना है, कहाँ से आया बेटा? रूल्स, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट के जो रूल्स है बेटा कस्टम के अंदर। क्या बोला मैंने? फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। वहाँ पर टाइम लिमिट दे रखी है बेटा, किसी भी रिपोर्ट वगैरह के कारण अगर पेंडिंग है तो रिपोर्ट की डेट से 2 मंथ्स। तो बेटा यहाँ पर रिपोर्ट की डेट कितनी है? सबमिट कब हुई है रिपोर्ट सबमिट हुई है आपके पास 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मई बेटा। तो अगर आपको 5 पर रिसीव हुई है, कहाँ रिसीव हुई है? 5 पर, तो यहाँ से बेटा आप 2 मंथ्स आगे और पकड़ सकते हो। इस पीरियड के अंदर बेटा वहाँ पर आपका प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट होकर चलेगा। पक्का? हाँ सर पक्का। तो ये था बेटा आपका नवंबर 2020 का पेपर। मैंने आपको पहले भी एक बात बहुत क्लियर कट बोली थी कि बेटा ये बात हमेशा ध्यान रखना, आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए
कि आपका अब जो क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा फाइनल लेवल पर तो कम से कम बेटा नए क्वेश्चन ही बनकर आएंगे, न्यू क्वेश्चन ही ड्राफ्ट होकर आएंगे। जीतने का एक ही तरीका है, आप देखो बेटा एक एक छोटे छोटे शब्द पर खेला है वो। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर देखो आप कैसे खेला वो, आपकी लीगल प्रोविजन वाले में आरसीएम में कैसा खेला वो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में देखो पार्टनरशिप देके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट दे रहा है। बच्चा सोचेगा सर डीएसए है तो एग्जेम्प्ट होता है, बेटा इंडिविजुअल डीएसए जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो वो इंडिविजुअल डीएसए याद होना चाहिए। तो वही बातें हैं कि आपको कहीं ना कहीं मेरे दोस्त अच्छे से इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी और छोटे छोटे लॉ के प्रोविजन पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा। ये है ना छोटी मोटी किताबें जो होती हैं ना, रिवीजन बुक्स, और ये बेटा मेरा देखो पर्सनली ऐसा मानना है कि ये काम नहीं करती। आप रिवीजन बेटा चार्ट से कर सकते हो, मैंने मना नहीं करा है, प्रोविजन आप चार्ट से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन बेटा लॉ के अंदर एक एक वर्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। शैल में हर चीज़ काम करती है, कॉमा भी काम करता है। तो इन चीज़ों का स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखने चलना ज़रूरी है कि कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, क्योंकि वो वहीं पर ही आपको टेस्ट कर लेगा। तो प्रैक्टिस करनी है और इन डिटेल स्टडी करनी है, लिंकेज करके पढ़ना है। लिंक तो करना ही है, लिंक के साथ साथ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कॉम्प्रिहेंसिव बुक का ही इस्तेमाल करें। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जिंदाबाद, बहुत बढ़िया मटेरियल है, बात को मानो मेरी, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, फालतू में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है बेटा। कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह परचेस करने के लिए इंस्टीट्यूट का मटेरियल सफिशिएंट होता है। देखो बेटा मैं फिर बता रहा हूँ आपको, और उन्होंने बेटा इस बार डायग्रामेटिक तरीके से चार्ट्स का इस्तेमाल कर हर चैप्टर के एंड में उन्होंने खुद ने रिवीजन बना रखे हैं आपके लिए। तो बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट ने काम कर आपको दिया है। तो इंस्टीट्यूट की बुक को अगर आप स्टिक टू रखते हो तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंस्टीट्यूट अपने ही स्टडी मटेरियल से पेपर बनाता है, ये फैक्ट बात है, आप मानो या ना मानो। तो इस चीज़ पर ध्यान रखते हुए मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि प्लीज़ स्टिक टू द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई दूसरी रेफरेंस बुक वाकई में बहुत ही शानदार है और आपको यूज आ सकती है, तो बेटा आप उसे बाय कर लो। अदरवाइज तो आप इंस्टीट्यूट को मटेरियल को ही अगर स्टिक टू रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। हाँ, समरी चार्ट्स बनाओ, दिक्कत नहीं है, आप अपने हाथ से बनाओ, या अगर कोई समरी बुक आपको मिल रही है, समरी बुक चार्ट्स की बेटा चार्ट की अलग से मिल रही है तो आप बाय कर सकते हो। चार्ट्स डेफिनेटली आपको रिवीजन करने में मदद करते हैं, बट स्टिल बेटा उन चार्ट्स का लिंक, पेज नंबर वगैरह या फिर मार्कर वगैरह का इस्तेमाल कर आप मेन बुक से रेफर कर सकते हो कि भाई कोई चीज़ है और कोई वर्ड वहाँ पर मिसिंग है तो वो मेन बुक से देख लो, क्योंकि वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है लॉ के अंदर। ठीक है ना। तो बेटा बाय बाय, टाटा, सी यू। आई होप आपको मजा आया होगा। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर इस पूरे पेपर में आपको कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, कमेंट बॉक्स में आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो। टिल देन मजे करो दोस्तों, बाय 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 बाय।